अब पिक्चर शुरू होती है, बॉक्सिंग मैच चल रहा है, रॉकी बॉक्सिंग कर रहे हैं और वो बॉक्सिंग किसी कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए नहीं कर रहे, बल्कि रॉकी पैसों के लिए बॉक्सिंग करते हैं। वो हारे चाहे जीते हो, उन्हें पैसे मिलते हैं। रॉकी उस मैच को जीत जाते हैं। इसके साथ साथ रॉकी का एक बॉस भी है जिसके लिए वो पैसों की वसूली करते हैं, यानी कि जिसने भी उसके बॉस के पैसे देने, रॉकी उन पैसों को निकलवाता है उन लोगों से और बदले में रॉकी को कमीशन मिलता है। तो रॉकी का ये सब काम है। अब इसके बाद एक सीन है जहां पर रॉकी उस जगह पर जाता है जहां पे वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस किया करता था। वहां वो अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लॉकर खुलता नहीं है, तो वो उस लॉकर को तोड़ देता है। जब वो अंदर देखता है तो रॉकी का सामान उसके अंदर नहीं होता। वो वहां पर एक काम करने वाले आदमी से पूछता है कि भाई मेरा सामान कहाँ है, तो बोलता है कि तुम्हारा सामान यहाँ से निकाल दिया और डिपर का रख दिया और तुम्हारा सामान एक थैले में हमने रख दिया जो सामने लटका होता है। रॉकी इस बात से गुस्सा होता है, थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि 6 साल से रॉकी उस लॉकर को यूज कर रहा होता है। रॉकी अब अपने कोच के पास जाता है जिसका नाम माइक है। वो माइक से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो बोलता है क्यों, तुम डॉक्टर हो? वो बोलता है नहीं, 6 साल से मैं एक लॉकर को यूज कर रहा था और तुमने मेरा सामान निकाल के डिपर का सामान रख दिया। वो बोलता है कि डिपर एक अच्छा बॉक्सर है और उसे वो लॉकर चाहिए था, इसलिए मैंने उसे वो लॉकर दे दिया। फिर उसका कोच उससे पूछता है कि क्या तुम कल लड़े थे, क्योंकि रॉकी के सिर में एक चोट का निशान होता है जो कि बॉक्सिंग के मैच के दौरान उसे लगी होती है। तो रॉकी बोलता है हाँ मैं जीता था, दूसरे राउंड में जीत गया था। तो कहता है किससे लड़े? तो वो कोई बॉक्सर का नाम लेता है। तो उसका कोच बोलता है तुम हमेशा छोटे मोटे बॉक्सर से लड़ते हो। तो रॉकी बोलता है कि मैं जिससे भी लड़ता हूँ वो आपको मामूली बॉक्सर लगता है, लेकिन मैं कल बहुत अच्छा लड़ा था और मुझे बहुत खुशी है। उसका कोच उससे खफा होता है, नाराज होता है। तो वो बोलता है कि तुमने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? कहता नहीं। कहता सोच लो और रिटायर हो जाओ। कहता कभी नहीं। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। रॉकी एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है और वो लड़की एक बर्ड्स की शॉप में काम करती है जहाँ पे बर्ड्स, मछलियाँ, कछुए ये सब मिलते हैं। रॉकी के रास्ते में उसकी दुकान पड़ती है और रॉकी रोज सुबह और शाम को उसकी दुकान पे जाता है, उसे जोक्स सुनाता है, लेकिन वो कभी नहीं हंसती क्योंकि वो लड़की बहुत शाई और बहुत क्वाइट होती है। और रॉकी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है पॉली, और पॉली उसी लड़की का भाई है जिसे रॉकी पसंद करता है, जिससे प्यार करता है। रॉकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को सुबह शाम मिलता हूँ, उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे घास ही नहीं डालती। पॉली उसे बोलता है कि यार मैं भी अपनी बहन से परेशान हूँ, वो कुछ भी नहीं करती, ना कहीं जाती है, बस अपने काम पे जाती है और घर आ जाती है। एक दिन पॉली रॉकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है कि एड्रिन को पता है कि तुम आने वाले हो, क्योंकि रॉकी बार बार पूछ रहा होता है कि एड्रिन को पता है ना, तो बोलता है कि उसे पता है तुम आने वाले हो। एड्रिन वही लड़की है जिससे रॉकी प्यार करता है और वो पॉली की बहन है। पॉली भी चाहता है कि रॉकी और एड्रिन मिले, उनका रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि पॉली अपनी बहन से परेशान है क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही क्वाइट है, वो घर से कभी बाहर नहीं निकलती। इसलिए पॉली चाहता है कि वो रॉकी के साथ डेट पर जाए। अब पॉली और रॉकी घर पहुंचते हैं। एड्रिन को पता ही नहीं होता कि रॉकी आने वाला है। वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फाइनली रॉकी और एड्रिन घर से बाहर जाते हैं और वो घूमते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है और उसी सीन में उसी रात को उन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इसी जमाने में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन था, जिसका नाम था अपोलो क्रीड। वो बहुत बड़ा बॉक्सर होता है और उसने अनाउंसमेंट किया होता है कि वो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े बॉक्सर से एक फाइट लड़ेगा। लेकिन फाइट से पहले क्या होता है कि जिस बॉक्सर से अपोलो क्रीड को फाइट लड़नी थी उसके हाथ में कुछ इंजरी हो जाती है, जिस वजह से वो फाइट नहीं कर सकता। अब इस बात से अपोलो क्रीड परेशान है क्योंकि वो अनाउंसमेंट कर चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है फाइट की, लेकिन अब जो दूसरा बॉक्सर है उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि वो फाइट नहीं लड़ सकता। उसी मीटिंग में कुछ और लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इसके अलावा दूसरे बॉक्सर्स को भी अप्रोच किया, लेकिन सबने मना कर दिया, क्योंकि जो बॉक्सिंग की जो मैच की डेट होती है वो 5 हफ्ते बाद की होती है और 5 हफ्ते बहुत कम है किसी भी बॉक्सर के लिए शेप में आने के लिए, बॉक्सिंग की तैयारी करने के लिए। अपोलो क्रीड बोलता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब मुझसे डरते हैं, क्योंकि अपोलो क्रीड एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। अब वहां पे सभी परेशान हैं। तभी अपोलो क्रीड कहता है कि अगर हमें कोई बड़ा बॉक्सर नहीं मिलता तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है कि ये जो देश है ये मौकों से, अपॉर्चुनिटीज से भरा देश है और हम 1 जनवरी को जिस दिन हमने बॉक्सिंग की डेट फाइनल की है उस दिन एक लोकल गुंडे को, एक लोकल बॉक्सर को चांस देंगे। वो कहता है कि इससे मेरा और भी नाम फैलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बॉक्सर हूं और अगर मैं एक आम इंसान को, आम बॉक्सर को मौका दूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि अपोलो क्रीड ने एक लोकल आदमी को चांस दिया, उसका फोटो मेरे साथ पोस्टर पे लगेगा और इससे मेरी वाहवाही होगी। सब कहते हैं कि अपोलो हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब वो एक बॉक्सर की तलाश करते हैं और वो चूज करते हैं
रॉकी को। अब वो रॉकी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रॉकी को बोलते हैं कि अपोलो क्रीड तुमसे फाइट लड़ना चाहता है। वो कहता है कि तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और मैं तो एक आम बॉक्सर हूं जो क्लब्स में लड़ता है। और रॉकी मना कर देता है, लेकिन वो उसे मनाते हैं। वो कहते हैं कि अपोलो एक आम इंसान को मौका देना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का देश है और ये मौका तुम्हें मिला है। रॉकी इस बॉक्सिंग के लिए हाँ बोल देता है। अब एक सीन में जो रॉकी का कोच होता है माइक, वो रॉकी के घर पर आता है। वो उसका मैनेजर बनना चाहता है क्योंकि उसको पता चल गया कि अपोलो क्रीड ने रॉकी को चैलेंज किया है और रॉकी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रॉकी माइक से बहुत नाराज होता है क्योंकि रॉकी ने कई बार माइक से पहले मदद मांगी थी, उसने उसकी मदद नहीं की और यहां तक कि उसका लॉकर भी छीन लिया। और रॉकी उस नाराजगी में माइक को वहां से जाने के लिए कहता है और माइक वहां से चला जाता है। अब जब माइक जा रहा होता है तो रॉकी पीछे से भागता हुआ जाता है क्योंकि माइक रॉकी का गुरु था और कहीं ना कहीं रॉकी के दिल में माइक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो भागता हुआ जाता है, माइक को रोकता है और उससे बात करता है और ये तय होता है कि माइक अब रॉकी को प्रैक्टिस करवाएगा। मैच बहुत नजदीक है तो रॉकी दिन रात बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है और माइक जो उसका कोच है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए और अगर रॉकी ये मैच जीत गया तो माइक का भी नाम होगा और रॉकी उसका स्टूडेंट है, तो इसलिए वो दिल से चाहता है कि रॉकी इस मैच को जीते। और माइक ये अंदर से दिल से कहीं ना कहीं जानता है कि रॉकी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड और उनकी टीम ये सोचती है कि रॉकी को वो 2 से 3 राउंड से ज्यादा टिकने नहीं देंगे, उसे नॉकआउट कर देंगे और मैच खत्म हो जाएगा। अब रॉकी काफी फेमस हो गया है क्योंकि अपोलो क्रीड ने इस मैच की काफी एडवर्टीजमेंट की है। मैच से एक दिन पहले रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अपोलो को, कहता हाँ, कहता वो बहुत बड़ा बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है, अगर मैं हार भी जाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा सर भी तोड़ देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं घंटी बजने के बाद भी रिंग में खड़ा रहा तो मुझे जिंदगी में लगेगा कि मैंने कुछ किया है। घंटी बजने के बाद यानी कि पूरे जितने भी बॉक्सिंग के राउंड्स होते हैं तब तक वो नॉकआउट नहीं हुआ तो रॉकी को ऐसा लगेगा कि उसने जिंदगी में कुछ किया है। अब मैच में रॉकी की एक नॉर्मल सी गरीबों वाली एंट्री होती है, वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड की एक बहुत शानदार एंट्री होती है और वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में वो रॉकी को हल्के हल्के पंचेस मार रहे होते हैं और बीच में रॉकी को एक मौका मिलता है और रॉकी एक जोरदार पंच अपोलो क्रीड के फेस पे मारता है और अपोलो क्रीड सीधा जमीन पर लेट जाते हैं। और ये अपोलो क्रीड की लाइफ में, करियर में पहली बार हुआ था। सब हैरान हो जाते, वो 8 काउंट तक उठ जाते हैं अपोलो क्रीड। उसके बाद वो रॉकी पर प्रहार करते हैं और रॉकी को कई पंचेस मारते हैं, साथ में रॉकी भी उनके ऊपर पंचेस मारते हैं और इसके साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब दूसरा राउंड शुरू होने से पहले क्रीड का कोच बोलता है कि इसको इसी राउंड में नॉकआउट कर दो और हम यहां से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के कोच भी उसे मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है और दूसरे राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत पंचेस मारता है, लेकिन राउंड खत्म होने से पहले पहले रॉकी भी अपोलो पर कई पंचेस बरसाते हैं और इस तरह से दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो रॉकी को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मारता है और वो नीचे गिर जाता है और 10 काउंट तक नहीं उठता, उसे कहते हैं नॉकआउट। लेकिन रॉकी टिके रहते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते 14 राउंड तक रॉकी क्रीड से लड़ते हैं और 14वें राउंड में क्रीड लगातार उनके फेस पर पंचेस बरसाते हैं और रॉकी को जमीन पर धराशायी कर देते हैं। उसके बाद काउंट शुरू होते हैं। अपोलो क्रीड को लगता है कि वो जीत गए और वो पब्लिक की तरफ विनिंग जेस्चर दिखाते हैं, लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं और वो उठने के बाद अपोलो क्रीड की पसलियों पर कई पंचेस मारते हैं और उन्हें भी वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब जहां पर एक तरफ अपोलो क्रीड की पसलियां वीक हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ रॉकी को दिखना बंद हो गया है क्योंकि उनकी दोनों आंखों के ऊपर ब्लड जम गया है। वो अपने कोच को बोलते हैं कि इसे काटो। उनका कोच उसको काटता है और वहां से ब्लड निकालता है। रॉकी बोलता है कि अगर किसी ने मैच रुकवाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब शुरू होता है 15वां राउंड, आखिरी राउंड। 15वें राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी पर अटैक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में रॉकी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपोलो क्रीड पे लगातार पंचेस बरसाते हैं और वो उन्हें नॉकआउट करने ही वाले होते हैं कि मैच की घंटी बज जाती है, यानी कि 15 राउंड खत्म। 15 राउंड के बाद सारे रिपोर्टर्स रॉकी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड तक आज तक कोई भी नहीं टिका था और रॉकी ने तो अपोलो क्रीड की हालत ही खराब कर दी थी। हालांकि इस मैच में रॉकी की हार और अपोलो क्रीड की जीत होती है,
लेकिन इस मैच में रॉकी को बहुत वाहवाही मिलती है। हॉस्पिटल का सीन आता है। रॉकी को व्हील चेयर में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। तभी वहां पर अपोलो क्रीड भी आ जाते हैं। वो भी व्हील चेयर पर है क्योंकि दोनों को ही चोट लगी है। हालांकि रॉकी बैल्बोआ को बहुत ज्यादा चोट लगी है। और जब अपोलो क्रीड उनके सामने आते हैं तो वो बोलते हैं कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम 15 राउंड तक मेरे सामने टिके रहे। आज तक बॉक्सिंग के इतिहास में कोई भी मेरे सामने 15 राउंड तक नहीं टिका। आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा था। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, आज अभी इस फाइट को पूरा करें और मैं यहीं इस फाइट को खत्म कर दूंगा। रॉकी बोलता है कि तुमने बोला था कि ये आखिरी फाइट होगी, मतलब एक ही फाइट करेंगे, इसके बाद फाइट नहीं करेंगे। वो कहता है कि अपोलो क्रीड कहता है कि मैं तुमसे कभी भी कहीं भी लड़ सकता हूँ। वहां पे प्रेस और मीडिया के बहुत सारे लोग होते हैं तो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम रॉकी बैल्बोआ से एक बार और लड़ोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं इससे कभी भी लड़ सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। रॉकी बोलता है कि मैंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और डॉक्टर्स और उसके दोस्त उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाते हैं। अब रॉकी को चोट ज्यादा लगी हुई है। डॉक्टर उसकी पूरी पट्टियां कर देते हैं और अपोलो क्रीड और रॉकी बैल्बोआ दोनों उसी हॉस्पिटल में हैं। इसी में एक बहुत अच्छा सीन है। रॉकी बैल्बोआ अपोलो क्रीड के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अपोलो, क्या तुम मुझसे पूरी जान से लड़े थे? वो बोलता है कि हाँ। रॉकी बोलता है थैंक यू और वहां से चला जाता है। यानी कि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड तक रॉकी टिक गया था। ये बहुत ही बड़ी बात थी। यानी कि रॉकी बहुत अच्छा बॉक्सर था और रॉकी तो गली कूचों पे छोटी मोटी फाइट्स लड़ता था। ये उसने पहली बार इतनी बड़ी फाइट लड़ी थी और वो भी 15 राउंड तक। और 15वें राउंड में भी वो अपोलो क्रीड को नॉकआउट करने वाला था कि तभी घंटी बज गई थी। इसके बाद रॉकी कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी पॉली की बहन एड्रियाना से शादी कर लेता है। अब रॉकी बहुत फेमस हो गया है क्योंकि उसने इतने बड़े बॉक्सिंग मैच में अपोलो क्रीड के आगे 15 राउंड टिक कर एक फेम हासिल कर लिया है। तो फेम आने की वजह से उसको एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो गई है और रॉकी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी अब अच्छी होना शुरू हो गई है। रॉकी शादी कर लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, नया घर ले लेता है और इस तरह से रॉकी की जिंदगी अब आराम से चलना शुरू हो गई है। अब रॉकी कुछ एड्स करते हैं, लेकिन कुछ एड्स करने के बाद रॉकी उस काम को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ एडवर्टाइजर्स जो है वो रॉकी से बदतमीजी से बात करते हैं। अब ये काम छोड़ने के बाद रॉकी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। इधर रॉकी पिता भी बनने वाले हैं। रॉकी काम मांगने के लिए कई लोगों के पास जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं देता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरी तरफ अपोलो क्रीड पूरे भड़के हुए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एक आम बॉक्सर, गली कुची का बॉक्सर उनके सामने 15 राउंड तक टिका और अपोलो क्रीड को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा होता है। वो चाहते हैं कि मैं रॉकी से दोबारा फाइट करूं, लेकिन अब रॉकी बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं क्योंकि डॉक्टर ने भी रॉकी को कहा था कि अगर वो बॉक्सिंग लड़ेंगे और उनकी आंख पर दोबारा चोट लगी तो वो अपनी आंख हमेशा के लिए खो देंगे। और इसके साथ साथ रॉकी ने अपनी वाइफ को भी वादा किया था कि वो अब कभी बॉक्सिंग नहीं करेंगे। आगे चल के रॉकी की एक बूचड़ खाने में जॉब लग जाती है। वहां बहुत ही मेहनत का काम होता है लेकिन रॉकी मेहनत से नहीं डरते। वो दिन रात मेहनत करते हैं और वहां पर जॉब करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह किसी को नहीं पता। अब रॉकी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना और शुरू हो जाती है। एक दिन उनकी बीवी बोलती है कि मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन रॉकी बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं ही करूंगा। कहता है कि मैं दोबारा बॉक्सिंग शुरू कर देता हूँ। उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम दोबारा बॉक्सिंग मत करो। इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात यह है कि रॉकी और उसकी वाइफ की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रॉकी एक बहुत अच्छा हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ भी बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छी होती है। अब रॉकी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं क्योंकि पैसों की कमी, काम नहीं है, बॉक्सिंग वो कर नहीं सकते। एक रात को वो अपने कोच के पास जाते हैं, मिकी के पास। वो मिकी को बोलते हैं कि मैं दोबारा बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, हम दोबारा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसका कोच मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि रॉकी की आंख अब बहुत कमजोर है। अगर वो लड़ेगा तो अपोलो क्रीड उसकी आंख हमेशा के लिए खराब कर देगा। अब रॉकी क्या करे, उसको काम चाहिए। रॉकी उससे बोलता है कि मुझे अपने बॉक्सिंग क्लब में जॉब दे दो। तो उसका कोच मिकी बोलता है कि वहां पे सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, अगर तुम उनके सामने बाल्टियां उठाओगे, उन्हें तौलिया पकड़ाओगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रॉकी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन रॉकी क्या करे, रॉकी को काम चाहिए। रॉकी बोलता है नहीं, मैं करूंगा। और मिक्की बोलता है कि ठीक है, तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें काम देता हूं। और रॉकी वहां से चला जाता है। और यहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड अभी भी बहुत फ्रस्ट्रेट है। 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन आज भी उसे लेटर आते हैं कि वो मैच फिक्स था और उस मैच में रॉकी जीता था, तुम हारे थे।
अपोलो क्रीड ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत इज्जत कमाई होती है, वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी टीम बोलती है कि तुम रॉकी बैल्बोआ के बारे में क्यों सोचते हो, उसे भूल जाओ, वो तो निकम्मों की तरह घूमता, उसे कोई जॉब भी नहीं देता, तुम्हारी जीत हुई थी। अपोलो क्रीड कहता है कि मैं जीता था, लेकिन रॉकी बैल्बोआ हारा नहीं था। अब कैसे भी करके मुझे रॉकी बैल्बोआ दोबारा से रिंग में चाहिए, मैं उससे दोबारा फाइट करूंगा। अब रॉकी अपने पुराने कोच मिकी के यहां पर जॉब करना शुरू कर देता है। वहां पर वो जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए लोग आते हैं उन्हें टाल पकड़ाता है, और बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान लोग गार्गल करके एक बाल्टी में पानी फेंक देते हैं। रॉकी उन बाल्टियों को भी खाली करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रॉकी सब कुछ सहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। रॉकी और उसकी बीवी दोनों काम करते हैं। रॉकी की वाइफ अपना पुराना जॉब ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच में रॉकी का एक पुराना बॉस जिसके लिए रॉकी वसूली करता था, वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि रॉकी तुम मेरे लिए दोबारा काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें इस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रॉकी मना कर देता है क्योंकि रॉकी अब कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन अपोलो क्रीड और उसकी टीम अभी भी हर तरह से रॉकी की बेइज्जती करती है ताकि वो किसी भी तरह से रिंग में आ जाए, और यही होता है। एक दिन रॉकी और रॉकी का कोच ये डिसाइड करते हैं कि रॉकी अब बॉक्सिंग करेगा, और वो अपोलो क्रीड के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रॉकी और रॉकी का कोच मिकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब रॉकी का कोच उसे अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करवाता है, उसे मुर्गी पकड़ने के लिए कहता है। रॉकी बोलता है कि मैं इसे पकड़ने से अच्छा से खाना पसंद करूंगा, लेकिन रॉकी उसके कहने पर मुर्गी पकड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा रॉकी को वो अब राइट हैंड से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है, जो कि रॉकी के लिए बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड भी अब पूरी तरह से प्रैक्टिस में आ चुके हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस मैच को जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो बैल्बोआ को 2 राउंड से ज्यादा टिकने नहीं देना चाहते। लेकिन रॉकी अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग करे और वो उन्हें मना करती है, और इसी वजह से रॉकी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पा रहे। और इस बात से परेशान होकर, चिंतित होकर रॉकी का दोस्त पॉली अपनी बहन के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो तुम्हारी वजह से अपनी आंख खो देगा, अपनी जान खो देगा, क्योंकि तुम उसे मना कर रही हो, इसलिए वो प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पा रहा। उसकी बहन बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग करे और अपनी आंख खो दे या अपनी जान खो दे। जब पॉली एड्रियन को सब कुछ समझा रहा होता है, तभी एड्रियन को चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है और एड्रियन कोमा में चली जाती है। इस बात से रॉकी पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब रॉकी की इस मुकाबले के लिए तैयारी पूरी नहीं है, और एड्रियन के कोमा में जाने के बाद रॉकी बहुत परेशान है और वो प्रैक्टिस नहीं करता। उसका कोच आता है, उसको बोलता है कि अपोलो सिर्फ तुम्हें हराना नहीं चाहता, वो तुम्हें बेइज्जत करना चाहता है, मारना चाहता है, ताकि दुनिया को यह लगे कि पिछली बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया था और असली चैंपियन अपोलो क्रीड है। वो कहता है कि रॉकी तुम्हारे पास ये दूसरा चांस है दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनने का, क्योंकि तुम्हारी फाइट अपोलो क्रीड से है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है, और वर्ल्ड टाइटल जीतने का ये तुम्हारा दूसरा चांस है, इसे खो मत। लेकिन रॉकी प्रैक्टिस पे नहीं जाता। वो दिन रात अपनी बीवी का ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए प्रेयर करता है। और एक दिन रॉकी की वाइफ कोमा से बाहर आ जाती है। रॉकी ने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा। वो चाहता था कि मैं उसे अपनी वाइफ के साथ ही देखूं, और वो दोनों अपने बच्चे को साथ ही देखते हैं, और वो उसका नाम रॉकी जूनियर रखते हैं। रॉकी अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं क्रीड के साथ बॉक्सिंग लड़ूं, तो हम कुछ और काम कर लेंगे। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम लड़ो और जीतो। और इसके बाद रॉकी दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि जब वो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें एक ही चीज परेशान कर रही थी, वो थी उनकी वाइफ की नामंजूरी, यानी कि उनकी वाइफ नहीं चाहती थी, और इस वजह से रॉकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अब जब उनकी वाइफ ने उन्हें मंजूरी दे दी, उनकी सहमति थी, तब रॉकी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, यानी मैच का दिन। पहला राउंड शुरू होता है, और पहले राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी बैल्बोआ के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। वो पंचेस मार मार के उन्हें एक बार नीचे गिरा भी देते हैं, लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं और दोबारा उनसे लड़ते हैं, और पहला राउंड खत्म हो जाता है। दूसरा राउंड शुरू होता है, और दूसरे राउंड में फिर से क्रीड रॉकी के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं और उन्हें दोबारा से पंचेस मार मार के नीचे गिरा देते हैं। लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, और वो भी क्रीड के ऊपर कई पंचेस मारते हैं, और इसके साथ दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद
एक के बाद एक कई राउंड बीत जाते हैं। 8वें राउंड तक रॉकी के ऊपर क्रीड बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन 8वें राउंड में रॉकी क्रीड पर कई वार करते हैं और इसके बाद दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि रॉकी ने क्रीड की रिब्स पे मारा है जो कि कमजोर हिस्सा है, और क्रीड ने रॉकी की आंखों पर कई प्रहार किए हैं जो रॉकी का कमजोर हिस्सा है। इसके बाद 12वें राउंड में क्रीड रॉकी की आंखों पर कई बार प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से रॉकी की हालत खराब हो चुकी है और इसी के साथ घंटी बज जाती है। और 13वें राउंड में क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और अब मैच पूरी तरह से अपोलो क्रीड के पाले में आ चुका है, क्योंकि रॉकी अब बॉक्सिंग करने की हालत में नहीं है। 14वें राउंड में भी अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और 15वां राउंड जो कि आखिरी राउंड है अब वो शुरू होने वाला है। अपोलो क्रीड के कोच उसे बोलते हैं कि तुम्हें बस उससे दूर रहना है, तुम जीत चुके हो, तुम उसके पास मत जाना। वहीं रॉकी के कोच जो कि मिकी है वो बोलते हैं कि अब तुम मत लड़ो, नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। रॉकी बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस फाइट को नहीं रोकूंगा, मैं लड़ूंगा। अब राउंड नंबर 15 शुरू होता है जो कि आखिरी राउंड है और शुरू में ही अपोलो क्रीड रॉकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉकी कुछ ही देर बाद अपोलो के ऊपर घूंसों की बौछार कर देते हैं और अपोलो की हालत खराब कर देते हैं। जबकि अपोलो के कोच ने उसे बोला होता है कि रॉकी के पास मत जाना, तुम मैच जीत चुके हो। लेकिन अपोलो भी एक फाइटर है, उससे लड़ता है, लेकिन इस बार रॉकी अपोलो पर भारी पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे हैं। और पंचेस मारते मारते एक वक्त ऐसा आता है जब रॉकी बैल्बोआ अपोलो क्रीड के मुंह पर अपना बेस्ट पंच मारते हैं और इसी पंच के साथ दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब काउंटिंग शुरू होती है और 10 काउंट से पहले जो पहले खड़ा हो गया वो इस मैच का विनर होगा। दोनों ही खड़े होने की कोशिश करते हैं और 8 काउंट तक दोनों ही आधे आधे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 9 काउंट आते आते अपोलो क्रीड नीचे गिर जाते हैं और रॉकी बैल्बोआ खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ रॉकी बैल्बोआ बन जाते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर, क्योंकि उन्होंने अपोलो क्रीड को हराया जो दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर हैं। और अब रॉकी बैल्बोआ की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर हो चुकी है और वो लगातार मैचेस भी लड़ते हैं, बॉक्सिंग करते हैं और हर मैच में रॉकी बैल्बोआ की ही जीत होती है। वहीं दूसरी ओर एक और उभरता हुआ बॉक्सर है जिसका नाम है क्लबरलैंड, और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा बॉक्सर होता है और ये रॉकी से फाइट करना चाहता है। इसीलिए मीडिया के थ्रू बार बार ये मीडिया के आगे मैसेज भेजता है कि मैं रॉकी बैल्बोआ से लड़ना चाहता हूँ, वो मुझसे बच नहीं सकता और रॉकी बैल्बोआ जहां बोलेगा मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रॉकी के सारे मैच उनके कोच मिकी डिसाइड करता है और वैसे भी रॉकी अपनी जिंदगी में अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए वो ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये दिखाते हैं कि रॉकी का मैच एक रेसलर से, दरअसल ये एक चैरिटी मैच होता है जिसका सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। अब ये दिखाते हैं कि जो रेसलर होता है बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है, रॉकी उसके सामने बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें पब्लिक को सिर्फ इंटरटेन करना है, यानी कि असली फाइट नहीं करनी। लेकिन मैच के बीच में जो रेसलर होता है वो रॉकी को असली में मारना शुरू कर देता है और उन्हें उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद रॉकी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने ग्लव्स उतारते हैं, रिंग में आते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब रॉकी के सम्मान में उनका एक स्टैचू बनाया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है। वहां पर रॉकी ये बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अब बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तभी वहां पर क्लबरलैंड बॉक्सर आ जाता है और सबके सामने बोलता है कि तुमने इस डरपोक की मूर्ति क्यों बनाई? रॉकी, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, तुम्हें भी मौका मिला था, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और वो ये भी बोलता है कि नंबर 1 ये नहीं, नंबर 1 मैं हूं और आज तक इसने जितनी फाइट लड़ी है सब कमजोर बॉक्सर के साथ लड़ी है और अगर इसके अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करे। अब मिक्की बोलता है, जो रॉकी का कोच होता है, कि वो तुमसे कभी भी फाइट नहीं लड़ेगा। रॉकी बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मैं इससे लड़ना चाहता हूं। मिक्की बोलता है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन मैं इस बॉक्सिंग में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और मिक्की वहां से चला जाता है। अब क्लबरलैंड रॉकी की वाइफ से भी बदतमीजी करता है, वो बोलता है कि ये तो असली मर्द नहीं है, मैं असली मर्द हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। अब रॉकी को गुस्सा आता है और वो क्लबरलैंड को मारने जाना चाहता है, लेकिन सब रॉकी को भी पकड़ लेते हैं और वहां से क्लबरलैंड को भी पकड़ लेते हैं। अब रॉकी गुस्से से घर आता है और सीधा मिक्की के रूम में जाता है जहां मिक्की अपना सामान पैक कर रहा होता है। रॉकी बोलता है तुम कहां जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं हमेशा के लिए, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। रॉकी बोलता है कि अभी हमारी एक फाइट और बाकी है। वो बोलता है कि हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी, और तुम उससे कभी नहीं जीत सकते, वो सिर्फ 3 राउंड में तुम्हें खत्म कर देगा। रॉकी बोलता है कि वो भी एक फाइटर है, मैं भी एक फाइटर हूं और मैंने 10 बार टाइटल अपने नाम किया है। मिक्की बोलता है क्योंकि जीत आसान थी और वो जितने फाइटर थे उन्हें हमने बुलाया था। रॉकी बोलता है फिक्सिंग? वो कहता है फिक्सिंग नहीं, लेकिन वो उतने बेहतरीन नहीं थे जितना बेहतरीन क्लबर है। उसकी आंखों में भूख है जीत की और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये सब सुनकर रॉकी बहुत उदास हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोलता है कि अपोलो क्रीड से लड़ाई के बाद तुम्हारी बॉडी सेंसिटिव हो गई थी और तुम्हारी जान जा सकती थी।
इसलिए मुझे करना पड़ा। मिकी उसे समझाता है कि हर कोई रिटायर होता है और अब तुम भी रिटायर हो जाओ। रॉकी बोलता है कि ये सब जानने के बाद तो अब मैं कभी रिटायर नहीं हो सकता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, बस एक बार और वो मिकी को मना लेता है। इसके बाद रॉकी की ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग में ये दिखाते हैं कि जिस तरह से रॉकी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ट्रेनिंग की होती है, अब वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करता। जब भी वो ट्रेनिंग करता है उसके चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा चलता रहता है, लोग उसके आसपास होते हैं, क्योंकि रॉकी एक सेलिब्रिटी बॉक्सर है और लोग उससे मिलना चाहते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं और रॉकी भी इस चीज को बहुत इंजॉय करता है। लेकिन रॉकी की ट्रेनिंग अब उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से पहले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ क्लबर बहुत ही हार्डकोर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग करता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रॉकी को हराना चाहता है और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करना चाहता है। और अब वो दिन आता है जब रॉकी और क्लबर की फाइट होनी है। अब मीडिया को रॉकी ये बताते कि ये मेरी आखिरी फाइट है और इस फाइट के बाद मैं और मिकी रिटायर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि क्लबर मीडिया से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। दरअसल वो बहुत ही घमंडी होता है और वो कहता है जो मुझे करना है मैं रिंग में करूंगा और रिंग में दिखा दूंगा और आज रॉकी बैल्बोआ मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब दोनों बॉक्सर रिंग में एंट्री करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी क्लबर बोलता है कि तूने मुझे बहुत इंतजार करवाया और आज मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। इस बात से रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वहां पे धक्का मुक्की चालू हो जाती है और धक्का मुक्की में एक धक्का क्लबर रॉकी के कोच मिकी को देता है और मिकी दूर जाके गिरता है, जिससे मिकी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब मिकी को एक रूम में ले जाते हैं। रॉकी बोलता है कि फाइट नहीं हो पाएगी, फाइट कैंसिल। मिकी बोलता है कि नहीं, फाइट कैंसिल नहीं होगी, तुम जाओ और उसे मारो। हालांकि रॉकी जाना नहीं चाहता क्योंकि मिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो मिकी के कहने पे चला जाता है। और आज इस बॉक्सिंग फाइट में अपोलो क्रीड भी आए हैं एज अ गेस्ट बॉक्सर और अपोलो क्रीड वही बॉक्सर हैं जिन्हें हराकर रॉकी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बेल्ट जीता था। अब फाइट शुरू होने से पहले अपोलो क्रीड स्टेज पे आते हैं और सबसे पहले वो क्लबर के पास जाते हैं उसे विश करने के लिए, लेकिन क्लबर उनके साथ बदतमीजी करता है, कहता है मैं तुम जैसे कायर के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, तुम जाओ। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सबका भरोसा बनाए रखो और इसे मार डालो। रॉकी कहता है ठीक है। अब फाइट शुरू होती है। पहले राउंड की शुरुआत में रॉकी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसे खूब घुसे मारते हैं, लेकिन राउंड खत्म होते होते क्लबर रॉकी की हालत खराब कर देता है। इसके बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है दूसरा राउंड। दूसरे राउंड की शुरुआत से क्लबर रॉकी पे बहुत बुरी तरह से हमला करते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं और रॉकी गिर जाते हैं। अब 10 काउंट्स होते हैं और 10 काउंट्स में रॉकी नहीं उठ पाते और वो नॉकआउट इस फाइट को हार जाते हैं, जो कि एक चैंपियन के लिए रॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। फाइट हारने के बाद रॉकी मिकी के पास जाता है। मिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिकी बोलता है क्या हुआ? वो कहता है मैं हार गया। मिकी बोलता है कौन से राउंड में? वो कहता है दूसरे राउंड में नॉकआउट। मिकी बोलता है मुझे पता था। और मिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद मिकी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब रॉकी पूरी तरह से टूट जाता है। एक तो मिकी की मौत और दूसरी तरफ इतनी बड़ी हार। वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, जल रहा होता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाता। वो उस जगह भी जाता है जहां पर उसका स्टैचू लगा होता है। पहले काफी देर तक उसको देखता रहता है, उसके बाद उसे गुस्सा आता, अपना हेलमेट उतारता, उसे जोर से मारता है। और अब रॉकी उस जगह जाता है जहां से उसने बॉक्सिंग शुरू की थी और वहां पर उसे अपोलो क्रीड मिलता है। रॉकी बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम यहीं मिलोगे। अब अपोलो क्रीड बोलता है कि तुम इस हार के साथ जी नहीं पाओगे और मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा लड़ो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हारा कोच बनूंगा और इस बार हम मेहनत करेंगे और इस गेम को, इस फाइट को जीत जाएंगे। रॉकी पूरी तरह हताश होता है। वो बोलता है मुझे सोचना पड़ेगा और फाइनली रॉकी डिसाइड करता है कि वो क्लबर से दोबारा फाइट करेगा और उसे चैलेंज कर देता है। क्लबर लैंड बोलता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं और रॉकी बैल्बोआ मेरे सामने कुछ भी नहीं है और इस बार मैं उसे पहले से ज्यादा मारूंगा। और अपोलो क्रीड उसे क्या ट्रेन करेगा, वो तो खुद हार गया था। और अपोलो क्रीड रॉकी को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने खुद अपनी जिंदगी की करियर की शुरुआत की थी। वो जगह बहुत ही गंदी होती है और रॉकी एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता है, लेकिन रॉकी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किसी जगह में जिया था। इसके बाद वो वहां पे ट्रेनिंग शुरू करते हैं और ट्रेनिंग में ये दिखाते हैं कि रॉकी कोई भी एक्शन, कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। क्रीड बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में भूख चाहिए, वो भूख जो हमारी फाइट के वक्त थी। क्रीड रॉकी को हर तरह से एक्सरसाइज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉकी की बॉडी रिदम में बिल्कुल नहीं होती, उसका स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और इन सब बातों से क्रीड बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्रीड रॉकी को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ खतरनाक था, ये तुम्हें मार डालेगा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में बिताना चाहते हो? अपोलो इसके बाद भी उसे हर तरह की ट्रेनिंग कराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी बैल्बोआ किसी भी ट्रेनिंग में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और अपोलो फाइनली बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद रॉकी की वाइफ रॉकी के पास जाती है, बोलती है तुम्हें क्या हो गया?
वो बोलता है कि मुझे डर लगता है, पहले मुझे कभी डर नहीं लगता था लेकिन अब मुझे डर लगता है, रिंग में जाने से भी डर लगता है। और वो ये भी कहता है कि आज मिक्की मेरी वजह से नहीं है और आज तक मैंने जितनी भी फाइट्स लड़ी सब की सब नकली थी, दरअसल वो टाइटल मेरे पास होना ही नहीं चाहिए था। उसकी वाइफ बोलती कि मिक्की ने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया और अब हम सबको तुम पे भरोसा है, अपोलो को तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम लड़ो। रॉकी बोलता है कि अगर हार गया तो? उसकी वाइफ बोलती कि हार गया तो क्या हो गया, कम से कम अफसोस तो नहीं रहेगा और हम सबको भरोसा कि तुम जीत सकते हो। और अब अपनी वाइफ की बातों से मोटिवेट होकर रॉकी बहुत सीरियस ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और वो हर एक मूव को, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद क्रीड भी उनसे काफी सेटिस्फाइड होते हैं और धीरे धीरे रॉकी अपने हर एक मूव में, हर एक स्टेप में बहुत परफेक्ट और बहुत शार्प हो जाते हैं और उनकी रनिंग, स्विमिंग सब कुछ इंप्रूव हो गई है और फाइनली वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और अब वो दिन आता है जब रॉकी को वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप की फाइट क्लबर से लड़नी है। अब क्लबर से पूछा जाता है कि आपकी रॉकी के लिए क्या योजना है। वो बोलता है उसके लिए योजना क्या होनी है, उसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। वहीं दूसरी ओर अपोलो क्रीड रॉकी को बोलते हैं कि एक बात याद रखना कि तुम कहां से आए हो और तुमने कितनी मेहनत की और पिछली बार उसने तुम्हारी क्या हालत की थी और अब तुम्हारी बारी है और आज तुम्ही को जीतना है। इसके बाद क्रीड और रॉकी स्टेज पे जाते हैं क्योंकि फाइट का टाइम हो गया है और पूरे ऑडिटोरियम में सब रॉकी 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 बोल रहे थे क्योंकि रॉकी लोगों के बीच में आज भी बहुत फेमस होते हैं। भले ही वो पिछली बार हार गए थे लेकिन लोगों के दिलों में जो रॉकी के लिए प्यार है वो आज भी बरकरार है। अब एंट्री होती है क्लबर लैंड की और क्लबर लैंड बहुत ही एग्रेसिव होता है और रास्ते में आते आते भी एक आदमी को धक्का देता है और स्टेज में आने के बाद जब रॉकी और क्रीड आपस में बात कर रहा होता है तो पीछे से जाकर उनसे बदतमीजी करता है। क्रीड बोलता है कि मुझसे मत उलझना और वो रॉकी से दोबारा बात करने लग जाता है और तभी वो क्रीड को धक्का देता है और क्रीड को गुस्सा आ जाता है, उसे लड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी लोग आ जाते हैं और उनकी लड़ाई को छुड़वा देते हैं। अब बॉक्सिंग मैच शुरू होता है और बॉक्सिंग मैच के पहले राउंड से रॉकी क्लबर पे घूंसों की बरसात कर देते हैं और वो पहले राउंड में क्लबर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और अब शुरू होता है राउंड 2 में भी रॉकी बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, क्लबर को बहुत पंचेस मारते हैं लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वो रॉकी को कॉर्नर में फंसा लेते हैं और रॉकी को बहुत पंचेस मारते हैं और इतना मारते हैं कि रॉकी गिर जाते हैं। इसके बाद दोबारा काउंट शुरू होते हैं लेकिन 7 काउंट तक रॉकी उठ जाते हैं। पर उठने के बाद भी क्लबर लगातार रॉकी पे अटैक करते उन्हें बहुत बुरी तरह मारते हैं और रॉकी एक बार और गिर जाते हैं लेकिन रॉकी हार नहीं मानते। वो फिर उठते हैं और क्लबर का सामना करते हैं। क्लबर लगातार उन पे पंचेस मार रहे होते हैं, रॉकी ब्लॉक कर रहे होते हैं और इसी के साथ राउंड 2 खत्म हो जाता है। अपोलो क्रीड रॉकी के पास आता है, बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, इस तरह तुम हार जाओगे। रॉकी बोलता है मेरी नई स्ट्रेटेजी है। इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होता है और थर्ड राउंड की शुरुआत में भी वही होता है जो सेकंड राउंड में हुआ होता है। वो रॉकी को लगातार मार रहा होता है और रॉकी बच रहे होते हैं, ब्लॉक कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ रॉकी उसे उकसा भी रहे होते हैं कि मुझे मारो और जोर से मारो और क्लबर उन्हें और जोर से मारना शुरू कर देता है और मारते मारते वो खुद ही थक जाता है। और अब रॉकी अपना प्रहार शुरू करते हैं। वो क्लबर को लगातार पंचेस मारना शुरू करते हैं और क्लबर इतना थक चुका है कि उसके पास पिटने के अलावा अब कोई चारा नहीं है और रॉकी के हथौड़े जैसे पंचेस खा खाकर उसकी हालत खराब हो जाती है और लास्ट में रॉकी एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मारते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है और इसके बाद काउंट शुरू होते हैं और 10 काउंट तक क्लबर उठ नहीं पाता और इसी के साथ रॉकी इस मैच को तीसरे राउंड में नॉकआउट से जीत जाते हैं और रॉकी की जीत से सब खुश हो जाते हैं क्योंकि सब चाहते थे कि रॉकी जीते और इस तरह से रॉकी एक बार फिर वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बन जाते हैं। और अंत में ये दिखाते हैं कि रॉकी बैल्बोआ और अपोलो क्रीड फाइट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब अपोलो क्रीड को रॉकी ने हराया था तो मात्र 1 सेकंड से हराया था और अपोलो से ये बताना चाहता है कि मैं आज भी तुमसे अच्छा बॉक्सर हूं। हालांकि ये सब चीज फ्रेंडली चल रहा होता है क्योंकि अब अपोलो और रॉकी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब रॉकी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। अपोलो क्रीड उसका दोस्त है और वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। रॉकी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। रात को अपने रूम में केक लेके आता है, बोलता है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है लेकिन वो बोलती है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो 1 हफ्ते बाद है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन 1 हफ्ते पहले से सेलिब्रेशन शुरू करना होगा। रॉकी की वाइफ एड्रियन ने रॉकी को उस वक्त एक्सेप्ट किया था जब रॉकी के पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत गरीब था और पैसों के लिए लोगों से फाइट किया करता था और वो एक आदमी के लिए भी काम करता था जिसके लिए वो लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। रॉकी आज वर्ल्ड चैंपियन है, पूरी दुनिया में उसे लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि रशिया से एक बॉक्सर आया है जिसका नाम ड्रागो है और वो अपने कोच और अपनी वाइफ के साथ अमेरिका आता है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच खेलें और वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपके मशहूर बॉक्सर रॉकी बैल्बोआ के साथ मैच खेलें। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको लगता है कि रॉकी बैल्बोआ को आपका ड्रागो हरा सकता है। वो कहते हैं कि हाँ हमें लगता है क्योंकि ड्रागो के आगे कोई नहीं टिक सकता, वो बहुत फुर्तीला है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। वो बोलते हैं क्या आप ड्रागो की पावर देखना चाहेंगे? मीडिया बोलती हाँ
वो बताते हैं कि एक नॉर्मल हैवीवेट 700 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से यानी कि जोर से घुसा मारता है। इसके बाद वो ड्रागो को इशारा करता है और ड्रागो की बॉडी में चारों तरफ सेंसर लगे होते हैं ताकि वो जब पंच मारे, घुसा मारे तो उसका हार्ट रेट, उसका प्रेशर सब कुछ मशीन में आ जाए। अब ड्रागो घुसा मारता है और उसका आता है 1850 पाउंड। मीडिया बोलती है कि इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसको ड्रागो मारता है वो खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि अपोलो क्रीड रॉकी के घर पे जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं इस रशियन बॉक्सर के साथ लड़ना चाहता हूं। रॉकी और उसकी वाइफ एड्रियन उसे बहुत समझाते हैं कि अब तुम रिटायर हो चुके हो और अब तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। रॉकी की वाइफ रॉकी और अपोलो दोनों को बोलती है कि तुम कुछ और काम कर लो, अब तुम्हारी बॉक्सिंग की एज नहीं रही। दरअसल वो सही कह रही होती है क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा एज के लोग नहीं खेलते, यानी कि 30 से ऊपर जो लोग हो जाते हैं वो अधिकतर बॉक्सिंग में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अपोलो क्रीड उनकी बात नहीं मानता और वो रॉकी को बोलता है कि क्या तुम एक दोस्त होने के नाते मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और रॉकी मान जाता है। इसके बाद वो अपनी तैयारी करता है और वो दिन आता है जब अपोलो क्रीड और उस रशियन बॉक्सर का मैच है। अपोलो क्रीड ये मैच इसलिए भी लड़ना चाहता है क्योंकि उसने बहुत सालों से कोई मैच नहीं खेला। अपोलो क्रीड भी एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन था जिसे रॉकी ने हराया था और अपोलो क्रीड के लिए बॉक्सिंग ही सब कुछ है। मैच शुरू होने से पहले अपोलो क्रीड को रॉकी बोलता है कि इस मैच को पोस्टपोन कर दो ताकि तुम कुछ तैयारी कर लो और तब इस मैच को लड़ना। रॉकी ये भी बोलता है कि हम इस बॉक्सर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपोलो क्रीड कहता है कि अगर मैंने मना कर दिया, पोस्टपोन कर दिया और इस बीच में इसे किसी और ने हरा दिया तब क्या होगा? वो बोलता है कि ये सिर्फ मैच नहीं है, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब ये कंट्री की बात है, दोनों कंट्री की इज्जत की बात है। वो रशिया से हैं और ये अमेरिका से हैं और अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा से एक तनाव रहा है और ये देश की इज्जत का सवाल है। अब मैच शुरू होता है और मैच के पहले राउंड में क्रीड उस पर हमला करता है और वो उसके कुछ पंचेस खाता भी है, लेकिन उसके बाद वो रशियन बॉक्सर उस पर हमला करता है और क्रीड को बहुत बुरी तरह मारता है, उसको खूनम खून कर देता है। ये देख के रॉकी डर जाता है। वो अपोलो को बोलता है कि मैं इस फाइट को बंद करवा रहा हूं, लेकिन अपोलो से बोलता है कि नहीं, मैं लड़ूंगा और वो दूसरे राउंड के लिए जाता है। अब दूसरे राउंड में वो रशियन बॉक्सर अपोलो को बहुत बुरी तरह मारता है, इतना मारता है कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लगभग अधमरा हो चुका है और इसी के साथ ये फाइट रशियन बॉक्सर ड्रैगो जीत चुका है। उसने मात्र 2 ही राउंड में अपोलो क्रीड को, जो एक वक्त में वर्ल्ड चैंपियन थे, धराशायी कर दिया। अब रॉकी और अपोलो क्रीड के लोग स्टेज पे जाते हैं और रॉकी अपोलो क्रीड का सिर अपने गोद में रखता है और वो बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और अपोलो क्रीड अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्रीड की मौत से रॉकी को बहुत दुख होता है और वो अब ये फैसला करता है कि वो इस रशियन बॉक्सर से फाइट करेगा। जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये फाइट कहां पे होगी तो रॉकी बोलता है कि रशिया में। वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तभी उस रशियन बॉक्सर ड्रैगो की बीवी बोलती है कि हमें यहाँ पर धमकियां मिल रही है और मेरे पति को जान का खतरा है, इसलिए हम इस देश में नहीं लड़ सकते। वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग मेरे पति को हत्यारा बोलते हैं, लेकिन वो हत्यारे नहीं है, वो एक खिलाड़ी है और आप सोचते हैं कि आपका देश बहुत महान है और हमारा देश कुछ भी नहीं। इस बात पर पूरी मीडिया भड़क जाती है और साथ ही साथ रशियन बॉक्सर का कोच ये भी बोलता है कि जिस दिन रॉकी रिंग से हार कर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। और ये बोलकर वो सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब रॉकी घर पहुंचता है तो उसकी बीवी एड्रियन को अब तक ये पता चल चुका है कि रॉकी फाइट करने के लिए रशिया जा रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो रशिया जाए क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही खतरनाक बॉक्सर है। वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पास सब कुछ है। रॉकी बोलता है कि घर, गाड़ियां, ऐशो आराम होना ये सब कुछ नहीं होता। एड्रियन बोलती है कि अगर तुम जीत भी गए तो भी अपोलो वापस नहीं आएगा, तुम अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? रॉकी बोलता है क्योंकि मैं एक फाइटर हूं और मैं इसीलिए बना हूं और तुम्हारी शादी एक फाइटर से हुई है। एड्रियन बोलती है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। रॉकी बोलता है तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लगती है कि तुम हमेशा सच बोलती हो, क्योंकि रॉकी जानता है कि वो बॉक्सर बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो रशिया उससे फाइट करने जाना चाहता है क्योंकि वो अपोलो क्रीड की मौत का बदला लेना चाहता है और उसके अंदर एक करेज है और इसीलिए वो अपने आप को रशिया जाने से रोक नहीं पा रहा होता। और जब वो रशिया जाता है तो उसके साथ एड्रियन नहीं जाती, उसके साथ अपोलो क्रीड का कोच जो अब रॉकी का कोच है और पॉली जो कि एड्रियन का भाई और रॉकी का बहुत पुराना दोस्त है, वो दोनों जाते हैं। लेकिन रशिया जाने के बाद रॉकी किसी होटल में स्टे नहीं करता, बल्कि एक ऐसी जगह स्टे करता है जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और आसपास कोई नहीं होता। ये पूरी आइसोलेटेड जगह होती है और रॉकी ने इन लोगों को ऐसा बोला था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए क्योंकि वो क्रीड की मौत से परेशान है और वो दुनिया से दूर भी रहना चाहता है और वो हार्डकोर प्रैक्टिस करना चाहता है ताकि वो उस रशियन बॉक्सर को हरा सके। यहाँ पर रॉकी को 2 बॉडीगार्ड भी दिए जाते हैं जो रॉकी की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि रॉकी एक अमेरिकन है और वो रशिया में है और रशियन लोग अमेरिकन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ऐसा अमेरिकन लोगों के साथ भी है, वो रशियन लोगों को पसंद नहीं करते। इसीलिए इसके साथ 2 बॉडीगार्ड हैं ताकि इसकी जान को कोई खतरा ना हो।
जब वो अंदर रूम में जाते हैं तो ड्यूक उसके पास आता है, जो अपोलो क्रीड का कोच था और अब वो रॉकी के साथ है। वो रॉकी को बोलता है कि अपोलो क्रीड मेरे बेटे की तरह था, मैंने उसे पाला था, और जब उसकी मौत हुई तो मुझे लगा कि मेरे शरीर का एक अंग कट गया, और अब अपोलो के सपनों को तुम्हें पूरा करना है। उसकी मौत जाया नहीं जानी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो सब करना पड़ेगा जो आज से पहले तुमने कभी नहीं किया, और मुझे तुम पे भरोसा है कि जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद ये दिखाते कि रॉकी उस बीहड़ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ जो रशियन बॉक्सर होता है वो बहुत ही हाईटेक जगह पे प्रैक्टिस करता है, जहां पर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन रॉकी के पास कोई मशीन नहीं होती। वो अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से करता है। वो बड़े बड़े पत्थर उठाता है, पेड़ काटता है, लकड़ियां काटता है, और एक गाड़ी होती है जो बर्फ में जानवर खींचते हैं। रॉकी उस गाड़ी को भी खींचता है और पीछे अपने दोस्त पॉली को बिठा देता है ताकि उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और बढ़ जाए। और इसके साथ साथ वो बर्फ में रनिंग भी करता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। और न केवल रनिंग, बल्कि वो अपने कंधे पर बहुत बड़ी लकड़ी रख के बर्फ में चलने की कोशिश करता है, और ये बर्फ बहुत गहरी होती है, जो कि उसके घुटनों से भी ऊपर होती है। और इस तरह की ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जो रॉकी अब कर रहा होता है। अब रॉकी की ट्रेनिंग के बीच में ही उसकी बीवी एड्रियन भी वहां पर आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाई, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। रॉकी बोलता है कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं कि हाँ। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इसके बाद रॉकी उसे अपने गले से लगा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ रशियन बॉक्सर भी बहुत मेहनत कर रहा होता है, और जो पंच उसका 1850 पाउंड के प्रेशर का था, अब वो 2150 हो चुका है, यानी कि वो पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि रशियन बॉक्सर स्टेरॉइड्स भी लेता है, और स्टेरॉइड लेने से किसी भी बॉक्सर की, किसी भी एथलीट की, किसी भी प्लेयर की पावर डबल हो जाती है। और ये हर खेल में बैन है। जो भी खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करता है उसे उस खेल से बाहर कर दिया जाता है। और जब ड्रैगो अमेरिका गया था तो वहां की मीडिया ने उससे पूछा भी था कि रशियन खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप भी करते हो? तो उसकी वाइफ ने ये जवाब दिया था कि ड्रैगो किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं लेता, वो एक सच्चा खिलाड़ी है। पर सच अब सामने आता है। यहाँ पर ड्रैगो जो एक्सरसाइजेस बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों में कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ रॉकी वो सारी एक्सरसाइजेस बहुत देसी तरीके से और बहुत ही मेहनत से कर रहा होता है। अगर ड्रैगो ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा होता है तो रॉकी वहां बर्फ में रनिंग कर रहा होता है। अगर ड्रैगो इंक्लाइन ट्रेडमिल कर रहा होता है तो रॉकी वहां पर पहाड़ पे भाग रहा होता है। और ट्रेनिंग के अंत में ये दिखाते कि ड्रैगो बहुत ही हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ रॉकी एक बैलगाड़ी उठाने की कोशिश कर रहा होता है, और उस बैलगाड़ी में 3 लोग बैठे होते हैं, एड्रियन, रॉकी का दोस्त पॉली और उसका कोच। और फाइनली रॉकी और दूसरी तरफ ड्रैगो दोनों अपना अपना वेट उठा लेते हैं। और अब वो दिन आता है जब इन दोनों की फाइट होती है, और इनकी फाइट होती है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन। मैच शुरू होने से पहले पॉली रॉकी को बोलता है कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, और तुमने मुझे उस वक्त भी इज्जत दी जब लोग मुझे गालियां देते थे, और अगर मुझे जिंदगी में किसी और की तरह बनने का मौका मिले तो मैं तुम्हारी तरह बनूंगा। दरअसल पॉली का इस मूवी में एक कॉमेडियन कैरेक्टर है, लेकिन इस वक्त वो बहुत सीरियस और बहुत सच बोल रहा होता है। अब पहला राउंड शुरू होता है, और पहले राउंड में ड्रैगो रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है। रॉकी भी उस पर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी से उसका कद बहुत ज्यादा है, इसीलिए रॉकी के हाथ ड्रैगो तक नहीं पहुंच रहे होते, और रॉकी को वो इतनी बुरी तरह मारता है कि रॉकी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद काउंट शुरू होते हैं, और अगर 10 काउंट्स तक रॉकी नहीं उठा तो वो ये मैच हार जाएगा। लेकिन रॉकी 8 काउंट तक खड़ा हो जाता है। इसके बाद ड्रैगो रॉकी को और मारता है, और रॉकी एक और बार गिर जाता है, और बड़ी मुश्किल से ये राउंड खत्म होता है। और इस राउंड के खत्म होने के साथ रॉकी काफी थक जाता है, क्योंकि उसकी इस राउंड में बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है। रॉकी अपने कोच को बोलता है कि वो मुझे 3-3 दिख रहा है, तो उसका कोच बोलता है कि तुम बीच वाले को मारो। और इसी के साथ ये भी दिखाते कि वहां पर जितना भी क्राउड होता है, रॉकी को वहां पर एक भी इंसान सपोर्ट नहीं कर रहा होता। सब के सब ड्रैगो को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे रशियन होते हैं, और ड्रैगो रशिया के लिए लड़ रहा होता है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है, और दूसरे राउंड में भी वही होता है। वो रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है, और मार मार के उसे 2 बार गिरा देता है, और एक जोरदार पंच वो रॉकी की आंख में मारता है, जिससे रॉकी के खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस राउंड के खत्म होते होते रॉकी उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद रॉकी भी उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, और इसी के साथ राउंड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। अब दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाते हैं, और रशियन बॉक्सर अपने कोच को बोलता है कि ये इंसान नहीं है, ये लोहे की मशीन है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी का कोच बोलता है कि तुमने देखा ना कि वो भी एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है, उसे और मारो, वो डर रहा है। और अब राउंड नंबर 3 शुरू होता है, और तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में ये दोनों एक दूसरे पर कई प्रहार करते हैं, लेकिन रॉकी पर रशियन बॉक्सर भारी पड़ता है। और जब रॉकी अपने कॉर्नर पे आता है तो उसका दोस्त पोली बोलता है कि तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, जाओ मारो उसे। और इसके बाद राउंड नंबर 6 शुरू होता है, और राउंड नंबर 6 में वो रॉकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, और रॉकी नीचे जमीन पे गिर जाता है। लेकिन रॉकी उठता है, उसका सामना करता है, और वो भी उसे कई पंचेस मारता है। अब इसी तरह लड़ते लड़ते 10 राउंड्स खत्म हो जाते हैं, और 10 राउंड्स के बाद
दोनों थक चुके हैं और रशियन बॉक्सर शायद पहली बार थका है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा है, लेकिन रॉकी की हालत ज्यादा खराब है। इस बीच में वो एक दो बार और भी गिरता है, लेकिन रॉकी हर बार खड़ा हो जाता है। और बॉक्सिंग मैच में गिरना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जहां रॉकी कई बार गिर चुका है, वहीं रशियन बॉक्सर एक बार भी नहीं गिरा। और वहीं जहां पहले क्राउड में से एक भी रॉकी का नाम नहीं ले रहा था, अब सब रॉकी रॉकी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रॉकी के अंदर जो करेज होता है उसको देखकर वहां की जो ऑडियंस होती है वो भी रॉकी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और अब 14 राउंड हो जाते हैं और बॉक्सिंग में केवल 15 ही राउंड होते हैं। और रॉकी को अगर ये मैच जीतना है तो उसे नॉकआउट करना पड़ेगा। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि उसे उसको गिराना पड़ेगा और 10 काउंट्स तक अगर वो नहीं उठा तो रॉकी ये मैच जीत जाएगा। और अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो ये मैच पॉइंट से रशियन बॉक्सर ड्रैगो जीत जाएगा। रॉकी का कोच रॉकी को बोलता है कि ये आखिरी राउंड है और उसे तब तक घुसे मारो जब तक वो गिर ना जाए, ये मैच तुम्हें जीतना है। वहीं दूसरी तरफ रशियन बॉक्सर को उसी का एक आदमी आकर बोलता है, आर पीपल चीयर फॉर हिम, यू इडियट विन, और उसके सिर पे हाथ मारकर उसे जोर से धक्का देता है। इस बात से रशियन बॉक्सर ड्रैगो चिढ़ जाता है और वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं जीतने के लिए लड़ता हूं और मैं जीत के दिखाऊंगा। और अब 15वां और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है। और आखिरी राउंड की शुरुआत में रशियन बॉक्सर रॉकी पे प्रहार करता है और उसे काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन उसके बाद रॉकी उस पर घूसों की बरसात कर देता है और उसे बहुत मारता है। अब एक घूसा रॉकी मारता है, एक घूसा रशियन बॉक्सर मारता है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब ये बॉक्सिंग फाइट ना होकर गलियों में होने वाली फाइट बन चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पर कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे, बस एक दूसरे को मार रहे हैं। और एक मौका रॉकी को मिलता है जहां पर वो रशियन बॉक्सर को कई पंचेस मारता है और उसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद 10 काउंट शुरू होते हैं और रशियन बॉक्सर उन 10 काउंट्स में उठ नहीं पाता और ये मैच रॉकी जीत जाता है। और इस मैच में सबसे अनोखी बात ये होती है कि ये मैच रशिया में होता है और जितने भी रशियंस वहां पर होते हैं सब के सब रॉकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चारों तरफ रॉकी का ही नाम गूंज। रॉकी बोलता है कि जब आज रात को मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया तो मैंने देखा कि मुझसे बहुत सारे लोग नफरत करते थे, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाया, तो इसीलिए मैं भी उन्हें नापसंद करने लगा। लेकिन फाइट के दौरान मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा। आप लोगों की मेरे प्रति सोच बदल गई और मेरी भी आप लोगों के प्रति सोच बदल गई। हम दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 20 करोड़ लोगों के लड़ने से ज्यादा अच्छा है। रॉकी बोलता है कि अगर मैं बदल सकता हूँ, आप लोग बदल सकते हैं, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे देशों में या वर्ल्ड में जो एक दूसरे की कंट्रीज के लिए नफरत है, ये नहीं होनी चाहिए, हमें बदलने की जरूरत है। और रॉकी की इस बात से सब बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं। और इसके बाद ये सब के सब वापस अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका आने के बाद रॉकी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता है, क्योंकि रॉकी ने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं। उसने बचपन में गरीबी, लाचारी और दर दर की ठोकरें देखी है और अब वो अपने बचपन को अपने बेटे के साथ जीता है। लेकिन इसी दौरान इन्हें ये पता चलता है कि इनके अकाउंटेंट ने इनके साथ धोखा किया। रॉकी के दोस्त और एड्रियन के भाई पोली से इनका अकाउंटेंट कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है। वो कहता है कि ये टैक्स के पेपर हैं, लेकिन वो टैक्स के पेपर्स नहीं होते, बल्कि वो पावर ऑफ अटर्नी होती है। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चलता है कि पिछले 6 सालों से इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया और जो इनका घर होता है, जो इन्होंने पूरे पैसे देकर लिया था, दरअसल वो भी उसने किश्तों में लिया था और उसकी किश्त भी उसने जमा नहीं की थी। और इसके साथ साथ इनके ऊपर $4 लाख का कर्जा भी है। एक ही पल में रॉकी की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा और अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो उसके ऊपर केस चलेगा। रॉकी चाहता है कि वो दोबारा फाइट करे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। उसे सिर्फ एक ही काम आता है और वो है बॉक्सिंग। लेकिन रॉकी की पत्नी एड्रियन नहीं चाहती कि रॉकी दोबारा रिंग में जाए, क्योंकि वो जानती है कि रॉकी की बॉडी अब वक्त के साथ सेंसिटिव हो चुकी है और अगर वो फाइट करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉकी लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर इस सिचुएशन से, इस बुरे वक्त से निकालना चाहता है। एड्रियन बोलती कि पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि फाइट के बाद रॉकी डॉक्टर के पास नहीं गया होता। और जब वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग पर चोटें आई हैं और ये ऐसी चोटें जो कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रॉकी फाइट करना चाहता है। लेकिन एड्रियन बोलती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम कभी फाइट नहीं करोगे, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और किसी भी चीज की नहीं। और इसके बाद रॉकी ये डिसाइड करता है कि वो फाइट नहीं करेगा और रॉकी का घर, गाड़ी, सब कुछ नीलाम हो जाता है और रॉकी एक बार फिर उसी घर में आ जाता है जहां से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी, जो फिलाडेल्फिया में होता है। ये एक बहुत ही छोटा घर है। रॉकी वहां आने के बाद अपने पुराने कपड़े, अपनी हैट पहनता है और वो उस जगह जाता है जहां पर उसने अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी, जो कि मिक्की का जिम था।
और वहां जाने के बाद वो देखता है कि वो पूरी तरह से अब खंडर हो चुका है, क्योंकि मिकी की मृत्यु के बाद इस बॉक्सिंग क्लब को चलाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ आने के बाद रॉकी को कुछ पुरानी यादें आती हैं और उन यादों से रॉकी को अपने इस बुरे वक्त में कुछ हौसला मिलता है, क्योंकि रॉकी की जिंदगी का ये बहुत बुरा वक्त है। उसने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से आसमान की बुलंदियों को छुआ और आज एक बार फिर वो जमीन पर गिर गया। वो वहीं पर आ गया जहां से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। लेकिन अब उसके साथ एड्रियन और उसका बेटा है, जिन्हें वो बहुत प्यार करता है और उन दोनों को वो इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। लेकिन ये वक्त रॉकी के फेवर में नहीं होता और उसे अपने बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना पड़ता है जहां पर रॉकी ने खुद पढ़ाई की थी। वो जानता है कि इस जगह का, स्कूल का माहौल वैसा नहीं है जैसे माहौल की उसके बेटे को आदत है। यहाँ पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, नशा, ये सब कुछ आम बात है। इसीलिए वो अपने बेटे को इस जगह के बारे में सब कुछ समझाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता है कि यहाँ के लड़के उसके बेटे से उलझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो जानेंगे कि ये रॉकी बैल्बोआ का बेटा है तो वो उसे बेवजह परेशान जरूर करेंगे। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज ड्यूक, और ये चाहता है कि रॉकी दोबारा से रिंग में आए, क्योंकि ये इसका पेशा है। और वो रॉकी को कई बार इसके लिए लालच भी देता है। वो कहता है तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन रॉकी चाहकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ एड्रियन नहीं चाहती कि रॉकी रिंग में दोबारा जाए, क्योंकि वो रॉकी को नहीं खोना चाहती। और जॉर्ज ड्यूक ये बात जानता है कि अगर रॉकी रिंग में आएगा तो पूरी दुनिया उस फाइट को देखेगी, क्योंकि रॉकी से सब बहुत प्यार करते हैं। न सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि इसलिए कि रॉकी एक बहुत बेहतर इंसान भी है और उसने सड़क से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है, और इसीलिए वो हर किसी का रोल मॉडल भी होता है। अब रॉकी मिकी के बॉक्सिंग क्लब को दोबारा शुरू करता है, और जब वो वहां पर अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो वहां पर टॉमी गन आता है। ये भी एक बॉक्सर है और इसने पहले भी रॉकी को कहा था कि वो उसे सिखाए, लेकिन रॉकी ने उसे मना कर दिया था। टॉमी गन वहां पर एक बॉक्सर से प्रैक्टिस फाइट करता है और वो प्रैक्टिस फाइट के दौरान बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वो अच्छा बॉक्सर होता है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। वो रॉकी को बोलता है कि आप मुझे सिखाओ, लेकिन रॉकी मना कर देता है। वो चाहता है कि रॉकी उसका मैनेजर बने। रॉकी उसे कहता है कि मुझे खुद पूरी जिंदगी मैनेजर की जरूरत पड़ी, मैं किसी का मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन रॉकी उसे बताता है कि जिस तरह से तुम फाइट करते हो, इस तरह से गलियों में फाइट की जाती है, और मैं इस तरह की फाइट को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि रॉकी ने अपने पूरे बचपन में इसी तरह की फाइट की होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एड्रिन उसी शॉप पर काम करना शुरू कर देती है जहां पर वो रॉकी से पहली बार मिली थी। हालांकि रॉकी नहीं चाहता कि एड्रियन वहां पर काम करे, लेकिन एड्रियन उसे बोलती कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूं, इसीलिए मैंने ये जॉब दोबारा की है। लेकिन इसकी असली वजह ये होती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वहीं टॉमी गन एक बार फिर से रॉकी के पास आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप मुझे सिखाओ। हालांकि अभी भी रॉकी नहीं चाहता, लेकिन इस बार टॉमी गन उसे मना लेता है और रॉकी उसे अपने घर ले जाता है, अपने परिवार से मिलाता है, साथ खाना खिलाता है। टॉमी गन के पास इस शहर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे शहर से आए। इसीलिए रॉकी कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, और जो बेसमेंट में कमरा रॉकी के बेटे का होता है वो उस कमरे को टॉमी गन को दे देता है। हालांकि इस बात के लिए रॉकी का बेटा ऑब्जेक्शन भी उठाता है, क्योंकि उसे अपना सेपरेट कमरा चाहिए। रॉकी कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, तब तक तुम अपने पॉली अंकल के साथ सो जाना। टॉमी के आने से रॉकी और रॉकी के बेटे के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रॉकी अपना पूरा समय टॉमी को देता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि रॉकी के बेटे को स्कूल में सब बच्चे परेशान करते हैं। अब धीरे धीरे रॉकी टॉमी को ट्रेन करना शुरू करता है और उसकी फाइट भी होती है, और जिस तरह से रॉकी उसे बताता है वो उसी तरह से फाइट करता है, और ये फाइट टॉमी जीत जाता है। और इसके बाद उसकी जीत का सिलसिला कभी नहीं रुकता। टॉमी एक के बाद एक कई फाइट जीतता है और धीरे धीरे वो मीडिया में बहुत फेमस हो जाता है। वहीं ये भी दिखाते हैं कि रॉकी का बेटा भी अब उसके बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आता है। हालांकि रॉकी और रॉकी की वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका बेटा कभी बॉक्सिंग में आए, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस के दौरान वो ये देखता है कि रॉकी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो पूरा टाइम टॉमी के साथ ही प्रैक्टिस करता रहता है, और इस बात से रॉकी के बेटे को बहुत हर्ट होता है। अब जब वो स्कूल जाता है
तो वही बच्चे उसके पास आते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं। दरअसल ये बच्चे उससे पैसे छीन लेते हैं और एक बार उन्होंने इसकी जैकेट भी छीनी होती है। और अब जब वो उससे पैसे ले रहे होते हैं तो वो उनसे फाइट करता है, क्योंकि उसने अपने डैड के बॉक्सिंग क्लब में जाकर बॉक्सिंग सीख ली है। और वो उन दो बच्चों में से एक बच्चे को सबक सिखाता है और वो उससे अपना जैकेट भी वापस ले लेता है जो उसने उससे छीना था, और बोलता है कि अगर तुम दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। और इसके बाद ये सब बच्चे दोस्त बन जाते हैं। रॉकी का बेटा भागता हुआ रॉकी के पास जाता है और उसे ये बताता है कि मैंने अपना जैकेट वापस ले लिया और उस बच्चे को बहुत मारा। लेकिन रॉकी टॉमी को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, इसीलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस बात से उसके बेटे को एक और बार हर्ट होता है। वहीं टॉमी एक के बाद एक कई फाइट्स जीतने के बाद वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार हो जाता है और दिन आता है क्रिसमस का। क्रिसमस के दिन रॉकी के घर पर उसके बेटे के दोस्त भी आए होते हैं, लेकिन रॉकी अभी भी टॉमी गन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये सब के सब साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन टॉमी गन इस वक्त जॉर्ज ड्यूक के साथ होता है। जॉर्ज ड्यूक वही इंसान है जो रॉकी को दोबारा से रिंग में लेकर आना चाहता है और वो टॉमी को बोलता है कि मैं तुम्हें $20,000 देता हूं, तुम्हारा रॉकी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और तुम मेरे साथ आ जाओ, इसके बाद तुम बहुत अच्छी फाइट्स करोगे। वहीं रॉकी के घर पर ये दिखाते हैं कि रॉकी अपने दोस्त पॉली को सेंटा बनाकर अपने बेटे और उसके दोस्तों के सामने लाता है, लेकिन वो उस सेंटा को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। दरअसल कहीं ना कहीं रॉकी का बेटा उससे खफा होता है और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। रॉकी अपने बेटे को रोकता है, वो उससे बोलता है क्या हुआ, पिछले साल भी हमने ऐसे ही एंजॉय किया था। रॉकी का बेटा बोलता है कि साल बदल चुका है और आप भी बदल चुके हैं डैड, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन रॉकी अपने बेटे के पास जाता है, वो उससे बोलता है क्या हुआ। रॉकी का बेटा बोलता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। रॉकी बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रॉकी का बेटा बोलता है कि आपने कहा था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, आपने झूठ बोला था और आपने एक बार मुझे सलाह दी थी कि धोखेबाजों से दूर रहना, और अब मुझे सबसे ज्यादा आपसे दूर रहना है। और वो वहां से चला जाता है। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है, हालांकि कहीं ना कहीं रॉकी इसके लिए जिम्मेदार भी होता है। जब उसके बेटे को उसकी जरूरत थी तो उसने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, बल्कि उसने अपना पूरा टाइम टॉमी गन को दिया ताकि वो तैयार हो सके, एक बड़ा बॉक्सर बन सके। और ऐसा होता भी है, आज टॉमी गन एक बहुत बड़ा बॉक्सर है। लेकिन इस वजह से रॉकी अपने बेटे से अब बहुत दूर हो चुका है। टॉमी गन भी अब यहाँ पर आता है और वो रॉकी को अपनी गाड़ी दिखाता है और उसे बताता है कि ये गाड़ी मुझे जॉर्ज ड्यूक ने दी है। रॉकी बोलता है कि इस गाड़ी को वापस कर दो। टॉमी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन अब मैं ड्यूक के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वो मुझे मौका दे रहा है, मुझे पैसे दे रहा है और मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। रॉकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टॉमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि कल मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद टॉमी वहां से चला जाता है। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है और उसके सर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सर में अभी भी अंदर चोट है। आज रॉकी ने अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, और टॉमी गन को, जिससे उसे बहुत उम्मीदें थी और उसे वो बहुत अच्छा मानता है, उन दोनों को एक साथ खो दिया। और इसी वजह से रॉकी को बहुत गहरा धक्का पहुंचता है। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। जब टॉमी रिंग में जीतता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी जीत है, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। और तुम क्या चाहती हो कि कल को जब मैं सड़क पे जाऊं तो लोग मुझ पे हंसे? मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। एड्रियन बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और टॉमी कभी भी तुम्हारे जैसा बॉक्सर नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने हमेशा हर एक फाइटर को दिल से हराया है। और टॉमी की जीत शायद तुम्हें अपनी जीत लगती हो, लेकिन तुम टॉमी की हर एक जीत के साथ अपने परिवार को हार रहे थे। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास जाओ। और रॉकी अपने बेटे के पास जाता है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है। ये देखकर रॉकी उसे कुछ नहीं कहता। रॉकी का बेटा उसे बोलता है क्या तुमने कभी स्मोकिंग की है? रॉकी कहता है कि हाँ, मैंने इस दुनिया के सारे गलत काम किए हैं, क्योंकि रॉकी अनाथ था और वो इससे भी गंदे माहौल में पला बड़ा था। क्योंकि रॉकी को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और इसीलिए वो अपने बेटे को मना लेता है। और अब वो दिन आता है जब टॉमी गन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए केन नाम के फाइटर से फाइट होती है। और रॉकी आज भी चाहता है कि इस फाइट को, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को टॉमी गन ही जीते। हालांकि उसने रॉकी को धोखा दिया होता है, लेकिन वो रॉकी का स्टूडेंट था, रॉकी ने उसे सिखाया है और इसीलिए वो दिल से चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टॉमी गन इस फाइट को जीते। और अब फाइट शुरू होती है और इस पूरी फाइट को रॉकी अपनी फैमिली के साथ टीवी पर देख रहा होता है और जिस तरह से रॉकी ने टॉमी गन को सिखाया होता है वो उसी तरह से फाइट करता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है।
और इस बात से रॉकी को बहुत खुशी होती है। हालांकि पॉली नहीं चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन जीते, क्योंकि वो जानता है कि ये धोखेबाज है, लेकिन रॉकी दिल से चाहता था कि ये फाइट टॉमी गन ही जीते, और उसकी खुशी से, उसकी जीत से रॉकी को बहुत खुशी होती है। और जब मीडिया टॉमी गन से पूछती है कि तुम्हारी इस जीत के पीछे कौन है, रॉकी को लगता है कि वो उसका नाम लेगा, क्योंकि सारी फाइट, सारी टेक्निक्स रॉकी ने उसे सिखाई होती है। लेकिन टॉमी गन रॉकी का नाम नहीं लेता, बल्कि वो जॉर्ज ड्यूक का नाम लेता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। और इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है, उसको बहुत हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया टॉमी गन की जीत पर बहुत सारे सवाल उठाती है। वो कहती है कि केन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम ये जीत गए, ये एक तरफा मैच था। और मीडिया ये भी कहती है कि केन सिर्फ एक पेपर चैंपियन था, वो कभी भी रॉकी बैल्बोआ को हरा नहीं सकता था, क्योंकि रॉकी बैल्बोआ और केन के बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई थी। हालांकि जॉर्ज ने उन दोनों की फाइट करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रॉकी ने हमेशा मना कर दिया था। मीडिया टॉमी गन को यह भी बोलती है कि चाहे कितनी फाइट जीत ले, लेकिन ये रॉकी बैल्बोआ जैसा कभी भी नहीं बन सकता। और केन जिसे इसने हराया है, वो एक बहुत बड़ा चैंपियन नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर चैंपियन बनाया गया था। टॉमी गन को इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से चला जाता है। जॉर्ज उसे बताता है कि रॉकी लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है, वो उनका हीरो है, और अगर तुम उसकी जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें रॉकी बैल्बोआ को रिंग में चैलेंज करना होगा और उसे हराना होगा। और चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसकी बेइज्जती करो, उसे भड़काओ, लेकिन उसे किसी भी तरह रिंग में लेकर आओ। और इसके बाद जॉर्ज टॉमी को उस जगह लेकर जाता है जहां पर रॉकी होता है, और टॉमी उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। रॉकी उसे समझाता है कि तुम जॉर्ज के कहने पर आ रहे हो, ये तुम्हारी फिक्र नहीं करता, ये सिर्फ ये चाहता है कि मैं रिंग में आऊं और हम दोनों की फाइट हो, जिससे ये पैसा कमा सके। लेकिन फिर भी टॉमी उसकी बात नहीं मानता, उसके साथ बदतमीजी करता है। वहां पर पॉली भी होता है, और पॉली टॉमी को बोलता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, रॉकी ने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई, जिसके चलते वो अपने परिवार से दूर हो गया, और असली चैंपियन तुम नहीं बल्कि रॉकी है। और टॉमी इस बात से गुस्से में आकर पॉली को एक पंच मारता है, और इसके बाद रॉकी को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी बदतमीजियों की इंतहा हो जाती है। रॉकी बोलता है कि तुमने पॉली को तो मार दिया, अब मुझे मारकर दिखाओ। जॉर्ज ड्यूक बोलता है कि टॉमी सिर्फ रिंग में लड़ता है। रॉकी बोलता है कि यही मेरा रिंग है, और इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। हालांकि जॉर्ज टॉमी को वार्न भी करता है कि रॉकी एक स्ट्रीट फाइटर रह चुका है, उससे यहाँ पर मत लड़ो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और इस पूरी फाइट को मीडिया भी कवर कर रही होती है, और आसपास जितने भी लोग होते हैं सब के सब रॉकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि रॉकी सबका रोल मॉडल है। और फाइट शुरू होने के साथ ही रॉकी उसे 4 पंचेस मारता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। रॉकी बोलता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, हम दोनों भाई के जैसे थे, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। और इसके बाद रॉकी वहां से जाने लगता है। जॉर्ज टॉमी को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उससे यहाँ पर मत लड़ो, वो एक स्ट्रीट फाइटर है। लेकिन टॉमी फिर उठता है और रॉकी के ऊपर हमला करता है, और इसके बाद इन दोनों की फाइट एक बार फिर शुरू हो जाती है। और इस बार टॉमी भी रॉकी को कई पंचेस मारता है। यहाँ पर रॉकी का बेटा भी आ जाता है, और वो अपने डैड को सपोर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब रॉकी को सपोर्ट करते हैं। और एक घमासान फाइट होने के बाद रॉकी टॉमी को बुरी तरह से हरा देता है। और यहाँ पर एड्रियन और उसका बेटा भी आ जाता है, और वो दोनों रॉकी के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रॉकी जॉर्ज ड्यूक के पास जाता है। जॉर्ज बोलता है कि अगर तुमने मुझ पे हाथ लगाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। रॉकी कुछ देर सोचता है, और उसके बाद एक जोरदार पंच उसको मारता है, और वहां से निकल जाता है। और इस फाइट के बाद, इस जीत के बाद, लोगों के दिलों में रॉकी के लिए जो इज्जत, जो प्यार होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और इसी के रॉकी की लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अपनी अर्ली 60 की एज में है। 4 साल पहले उसकी पत्नी एड्रियन, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और आज भी उससे बहुत प्यार करता है, उसकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। और रॉकी ने भी बॉक्सिंग को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। अब वो एक इटालियन रेस्टोरेंट चलाता है जो बहुत ही कामयाब है, वहां पर लोग आते हैं। रॉकी उन्हें अपने दिनों की बॉक्सिंग की कहानियां सुनाता है। ये पूरा शहर आज भी रॉकी को बहुत प्यार करता है, और ऐसा इसलिए नहीं है कि सिर्फ वो एक अच्छा बॉक्सर था, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। रॉकी हर रोज की तरह उठता है, वो एक्सरसाइज करता है, और इसके बाद वो सेमेट्री जाता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। आज उसकी बरसी है। यहाँ पर उसका दोस्त, उसकी पत्नी का भाई पॉली भी साथ में होता है। पॉली रॉकी को कहता है कि तुम्हारे बेटे को भी यहाँ पर होना चाहिए था। रॉकी का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। रॉकी कहता है कि उसको काम होगा। पॉली कहता है कि ऐसा काम भी किस काम का। इसके बाद रॉकी अपने बेटे से उस जगह मिलने जाता है जहाँ पर वो जॉब करता है। वहां पर ये दिखाया जाता है रॉकी का बेटा, जिसका नाम रॉबर्ट है। उसका सीनियर उसे देर से आने के लिए डांट रहा होता है।
वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड कौन है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रॉकी अपने बेटे के पास जाता है और वो उसे कहता है कि आज रात को रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने वाला हूँ। रॉबर्ट कहता है कि नहीं, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। रॉकी अपने बेटे से पूछता है मुझसे क्या कोई गलती हुई है। उसका बेटा कहता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। रॉकी कहता है जब भी मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आता हूँ मैं तुम्हारे अंदर कोई भी खुशी नहीं देखता। तभी रॉबर्ट का वही बॉस वहां पर आ जाता है जो कुछ देर पहले रॉबर्ट को कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी डैड कौन है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे इनसे नहीं मिलवाओगे तो मैं इनसे मिल नहीं पाऊंगा। दरअसल ये खुद रॉकी का एक बहुत बड़ा फैन होता है और वो रॉबर्ट से कहता है तुम हमारी एक साथ एक फोटो ले सकते हो, और इसके बाद वो रॉकी के साथ फोटो खिंचवाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आ जा रहे होते हैं सब के सब रॉकी को हाय कह रहे होते हैं, लेकिन रॉकी का बेटा रॉबर्ट खुद अपने पिता से उस तरीके से नहीं मिल रहा होता जिस तरीके से एक बेटे को अपने पिता से मिलना चाहिए। रॉबर्ट कहता है ठीक है, मैं आज शाम को आ जाऊंगा। और इसके बाद रॉकी वहां से निकलकर वापस अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसके रेस्टोरेंट का नाम एड्रियन है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है। यहाँ पर वो अपनी बॉक्सिंग के किस्से सबको सुनाता है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। अब जब रॉकी वहाँ पर लोगों को अपनी बॉक्सिंग के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर उसी के रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की रॉकी को बताती है कि आपके बेटे का कॉल आया था और वो आज रात को नहीं आ सकता। इसके बाद रॉकी उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी जॉब करती थी। रॉकी के साथ उसकी पत्नी का भाई और उसका दोस्त पॉली भी होता है और रॉकी उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ जहाँ उसकी और उसकी पत्नी एड्रियन की यादें थी। वो उस जगह भी जाता है जहाँ पर रॉकी एड्रियन को पहली बार स्केटिंग करवाने के लिए ले गया था और उस वक्त उसके पास पैसे भी नहीं थे। साथ ही साथ वो अपने उस घर में भी जाता है जहाँ पर रॉकी उस वक्त रहा करता था जब रॉकी कुछ भी नहीं था और एड्रियन भी पहली बार रॉकी के साथ इसी घर में आई थी। हालांकि पॉली इन सब बातों से इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो पास्ट की बातें याद ना करे। वो कहता है मैंने कभी भी एड्रियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रॉकी कहता है लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। पॉली वहां से चला जाता है और रॉकी एक बार में जाता है जहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मारी होता है। वो बार में काम करती है और वो रॉकी से कहती है कि मैंने सुना कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। रॉकी कहता है कि हाँ, उसे कैंसर हो गया था। रॉकी बोलता है क्या मैं आपको जानता हूँ। वो कहते कि हाँ, जब मैं छोटी थी एक बार आपने मुझे घर छोड़ा था क्योंकि मैं सिगरेट पी रही थी। और रॉकी उसे पहचान जाता है। वो कहता हाँ, मुझे याद आ गया और तुमने कहा था कि भाड़ में जाओ। मरी कहती कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। रॉकी कहता है कि बुरी यादें कभी भी दिमाग से नहीं निकलती, तुमने ऐसा ही कहा था। इसके बाद रॉकी मरी को एक बार फिर से घर छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है। और जब वो उसे उसके घर के पास छोड़ता है तो वहां पर मरी का बेटा भी होता है। रॉकी उससे भी मिलता है। मरी के बेटे का नाम स्टेप्स होता है। रॉकी यहाँ से जाने से पहले इन दोनों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। वो इन्हें विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी टाइम मिले तो तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में मेरे गेस्ट बनकर जरूर आना। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही होता है। मरी और उसका बेटा स्टेप्स दोनों के दोनों रॉकी के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं इस वक्त में जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसका नाम होता है मेसन डिक्सन और लोग उसे उतनी इज्जत नहीं देते जितनी इज्जत रॉकी की है। हालांकि डिक्सन एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है और वो अपने ओपोनेंट को बहुत जल्दी नॉकआउट कर देता है। और इस बात से भी लोग परेशान होते हैं क्योंकि बॉक्सिंग के खेल को लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उसके सामने कोई भी ऐसा बॉक्सर नहीं होता जो उससे अच्छी फाइट कर सके। इसीलिए न्यूज चैनल में उसको कंपेयर किया जाता है रॉकी से। ये एक कंप्यूटराइज्ड कंपैरिजन होता है जिसमें रॉकी और डिक्सन की फाइट करवाई जाती है और इसमें रॉकी जीत जाता है। वो डिक्सन को नॉकआउट कर देता है और इस मैच को रॉकी का बेटा रॉबर्ट भी टीवी पर देख रहा होता है, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। हालांकि वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब को ये नकली कंप्यूटराइज्ड फाइट देखकर, रॉकी की जीत देखकर बहुत खुशी होती है। टीवी पर डिबेट भी चल रही होती है और उसमें ये बताया जाता है कि उस वक्त रॉकी ने जितने बड़े फाइटर्स के साथ फाइट की थी डिक्सन ने आज तक उस तरह के किसी भी फाइटर से फाइट नहीं की, इसीलिए रॉकी बैल्बोआ बेहतर है। हालांकि कुछ लोग रॉकी के खिलाफ भी होते हैं। डिबेट में एक आदमी कहता है कि रॉकी ओवररेटेड है, उसे सर चढ़ाया हुआ है। आजकल वो एक रेस्टोरेंट चलाता है जहां पर वो आदमियों को नहीं मुर्गों को मारता है। ये डिबेट रॉकी और उसका दोस्त पोली भी देख रहे होते हैं और ये सुनने के बाद रॉकी को बहुत दुख होता है। उसी शाम को रॉकी अपने बेटे रॉबर्ट के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज में राय चाहिए। उसका बेटा बोलता है किस चीज में? रॉकी कहता है कि मैं दोबारा से फाइट करना चाहता हूँ।
रॉकी का बेटा कहता है आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र हो गई? रॉकी कहता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ। उसका बेटा कहता है लोग क्या कहेंगे? रॉकी कहता है मैंने लोगों के बारे में सोचना बहुत पहले छोड़ दिया है, जरूरी ये है कि तुम अपने बारे में खुद क्या सोचते हो। दरअसल रॉकी अपने अंदर की बात अपने बेटे को समझाना चाहता है, लेकिन उसका बेटा उसकी बात नहीं समझता। जिसके बाद रॉकी अपने दोस्त पॉली के पास जाता है और वो पॉली से कहता है कि मैं दोबारा फाइट करना चाहता हूँ, मैंने ये बात अपने बेटे को बताई। पॉली कहता है उसने तुम्हें पागल समझा होगा। रॉकी कहता है कि हाँ ऐसे ही था। दरअसल रॉकी परेशान है, एड्रियन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बॉक्सिंग छूट गई है, उसका बेटा भी उससे अच्छे से बात नहीं करता और साथ ही साथ रॉकी कभी भी इस तरह की जिंदगी नहीं चाहता था। उसके अंदर अकेलापन है, इसीलिए रॉकी दोबारा से बॉक्सिंग करना चाहता है। वो पॉली को कहता है कि मैं दोबारा से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पॉली कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ये जॉब है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। रॉकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रॉकी यहाँ से चला जाता है और वो जाता है पेंसिल्वेनिया के एथलेटिक कमीशन बोर्ड के पास, क्योंकि उसे अपना बॉक्सिंग लाइसेंस चाहिए। रॉकी सारे मेडिकल टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन ज्यूरी ये फैसला करती है कि वो रॉकी को बॉक्सिंग लाइसेंस नहीं देगी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। इस बात पर रॉकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जा रहा कि मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मेरे अंदर लड़ने का जज्बा है। हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी बात हो जिसे आप किसी को कह ना पाए हो, या कोई ऐसा काम हो जो आप खुद कभी ना कर पाए हो और आप खुद नहीं कर पाए, इसीलिए आज आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे। और इस बात का हक आपको किसी ने नहीं दिया। अपने दिल की बात सुनना हमारा हक है, लेकिन आपको हक नहीं है कि आप किसी को ना कहें। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कहने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है और अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि रॉकी ने अपने सारे मेडिकल टेस्ट पास कर लिए और उसे बॉक्सिंग का लाइसेंस एक बार फिर से वापस मिल चुका है। और जब ये बात डिक्सन के मैनेजर्स को पता चलती है तो डिक्सन को कहते हैं कि तुम्हें रॉकी से मुकाबला करना चाहिए, हमें उस कंप्यूटराइज्ड फाइट को झूठा साबित करना होगा, इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि लोग रॉकी की फाइट देखने के लिए आएंगे। तुम्हारे मुकाबलों में अब लोगों को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रॉकी के मुकाबले में सबको दिलचस्पी होगी। लेकिन डिक्सन इस मुकाबले में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है मैं अपने बंदे हाथों से उसे हरा सकता हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी है। लेकिन डिक्सन के मैनेजर्स उसे बताते हैं कि तुम्हें लोग प्यार नहीं करते, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, वो तुम्हारी फाइट नहीं देखना चाहते और ना ही तुम्हारी फाइट्स पर पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को अब तुम पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन रॉकी बैल्बोआ पर सबको दिलचस्पी है। सब जानते हैं कि तुम उसे आराम से हरा दोगे, लेकिन तुम उसे नहीं हराओगे, तुम उसे सम्मान दोगे, ताकि लोग ये कहें कि डिक्सन के अंदर कितनी इंसानियत है। इससे लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग तुम्हारी फाइट्स देखने के लिए आएंगे और अगली फाइट में हम तुम्हारे पैसे दुगने भी कर देंगे। डिक्सन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि रॉकी अपने कुत्ते को, जिसे उसने अभी अभी गोद लिया है, उसे घुमाने के लिए जाता है। रास्ते में मरी का घर पड़ता है और रॉकी मरी को अपने साथ वॉक करने के लिए कहता है। ये दोनों वॉक पर जाते हैं। रॉकी कहता है क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ जाओ, क्योंकि वहां पर जो लड़की काम करती है वो प्रेग्नेंट है और हमें किसी की जरूरत है। हालांकि मरी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे अपने अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन रॉकी उसे मना लेता है और अब मरी उसके रेस्टोरेंट में काम करती है। और एक दिन जब रॉकी अपने रेस्टोरेंट में होता है तो वहां पर डिक्सन के मैनेजर्स आते हैं और वो कहते हैं कि जब डिक्सन को ये पता चला कि आपको बॉक्सिंग लाइसेंस वापस मिल चुका है और आप एक बार फिर से बॉक्सिंग करना चाहते हैं, तो डिक्सन चाहता है कि आपके बीच में और उसके बीच में एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास एग्जीबिशन मैच हो, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फैन है। रॉकी कहता है कि मैं इतनी बड़ी फाइट्स नहीं लड़ना चाहता, मैं तो छोटी मोटी फाइट्स के लिए अपना लाइसेंस वापस लिया है। डिक्सन के मैनेजर बताते हैं कि ये बस नाम का मुकाबला होगा, वैसे भी वो कंप्यूटराइज्ड मुकाबले के बाद लोगों के दिलों में इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ गई है और वैसे भी ये एक तरह का चैरिटी मुकाबला है, इसका जितना भी पैसा आएगा वो सब चैरिटी को जाएगा। रॉकी कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं सोच के बताऊंगा। दरअसल रॉकी कंफ्यूज्ड है कि उसे ये मुकाबला करना चाहिए कि नहीं और वो इस बारे में मरी से बात करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं लड़ना चाहता हूँ कि नहीं, हालांकि मेरे अंदर जज्बा है, या फिर मेरे बेटे ने सही कहा था कि ये सिर्फ मेरा एक ईगो है। मरी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हर एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, लेकिन हर इंसान को मौका नहीं मिलता। आपको मौका मिला और आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपका अस्तित्व तो यही है। आप एक फाइटर हैं, आप एक बॉक्सर हैं और लोग आपको तब तक नहीं हटा सकते जब तक आप खुद ना हटना चाहें। लोग आपको कैसे देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने आप को कैसे देखते हैं। और अगर आप यही करना चाहते हैं, यही बनना चाहते हैं, तो करिए, एक बहादुर योद्धा बनिए। रॉकी को इस बात से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो ये फैसला करता है कि वो इस फाइट को करेगा
और जब वो मीडिया के सामने होता है तो मीडिया वाले कहते हैं कि जितने भी लोगों ने आज तक 50 साल की उम्र में बॉक्सिंग की है उन सब का हाल बहुत बुरा हुआ है और आप जानते हैं कि आप इस फाइट को कभी नहीं जीत सकते, तो फिर आप इस फाइट को क्यों करना चाहते हैं। वहां पर ड्यूक भी बैठा होता है। ड्यूक कहता है कि बहादुरों की हमेशा जीत होती है, मैं बस वही कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और आगे चल के मैं ये नहीं सोचना चाहता कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। यहाँ पर मीडिया डिक्सन से पूछती है कि अगर आपने रॉकी को हराया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर रॉकी ने आपको हरा दिया तो आप एक कमजोर बॉक्सर साबित होंगे। डिक्सन कहता है कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और जो कंप्यूटराइज्ड गेम आपने टीवी पर देखी थी उसकी तुलना असली गेम से कभी मत करना। मैंने आज तक 30 लोगों को नॉकआउट किया है और एक भी फाइट में नहीं हारा और देखना इस गेम में मैं ही जीतूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन रॉकी का बेटा रॉकी से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके डैड इस फाइट को करें। वो अपने डैड से कहता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे नौकरी मिली क्योंकि आपका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अब मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ कि आप इस फाइट को मत लड़िए। इसमें सिर्फ आपका भला नहीं होगा बल्कि मेरा भी भला होगा। इस फाइट से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, साथ में मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। आपको ये फाइट कभी भी नहीं लड़नी चाहिए। इस बात से रॉकी को बहुत दुख होता है। वो कहता है जब तुम छोटे थे तो मेरी हथेली में आ जाते थे, तुम्हें बढ़ते हुए देखना एक हसीन सपने के साकार होने जैसा था और फिर वक्त आया जब तुम दुनिया का सामना करो, अपने फैसले खुद करो और तुमने किया भी, लेकिन इस पूरे खेल में तुम पूरी तरह से बदल गए। तुमने दुनिया को ये बोलने का मौका दिया कि तुम अच्छे नहीं हो और जब हालात बदतर हो गए तो तुमने किसी को दोषी बनाना चाहा। ये दुनिया सूरज की चमक की तरह या इंद्रधनुष की जैसी नहीं है। ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम इस दुनिया को खुद को दबाने का मौका दोगे तो ये दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक तुम अपने घुटनों पर ना आ जाओ। मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने वार करते हो, मायने ये रखता है कि तुम लगातार वार सहते रहो और आगे बढ़ते रहो और जीत को हासिल करने का यही एक तरीका है। और अगर तुम काबिल हो तो दुनिया की परवाह मत करो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो। कभी भी दूसरों पर उंगली मत उठाओ कि जो तुम बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे वो नहीं बन पाए इसकी या इसकी वजह से। ऐसा सिर्फ कायर करते हैं और मैं जानता हूं कि तुम कायर नहीं हो, तुम उससे बेहतर हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे शरीर का एक हिस्सा हो। और ये कहकर रॉकी वहां से चला जाता है। अगले दिन रॉकी जब अपनी पत्नी की कब्र के पास बैठा होता है तभी वहां पर उसका बेटा आता है। रॉकी अपने बेटे से पूछता है कि तुम आज काम से जल्दी आ गए। उसका बेटा बोलता है कि नहीं, मैंने काम छोड़ दिया है, शायद मैं उस जगह के लायक नहीं था। रॉकी अपने बेटे से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। उसका बेटा बोलता है कि अब मैं आपका साथ दूंगा। ये बात सुनकर रॉकी को बहुत खुशी होती है और वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। उसे अपना बेटा वापस मिल गया है। इसके बाद रॉकी अपने पुराने कोच ड्यूक के पास जाता है। ड्यूक उसे बताता है कि तुम्हें बहुत सारी हड्डियों की प्रॉब्लम है, तुम्हें कैल्शियम की कमी है, तुम भाग नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें अपने हाथों को लोहे का बनाना होगा ताकि हर एक मुक्के के साथ डिक्सन को उसकी नानी याद आ जाए। और अब रॉकी की ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरू हो जाती है जैसे वो कभी अपने जवानी के दिनों में किया करता था। और अब रॉकी के साथ सब है, रॉकी का बेटा मर्री और यहाँ तक कि रॉकी का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी पत्नी का भाई पॉली। पॉली की जॉब छूट गई है, इसीलिए वो रॉकी की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करता है। और कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद रॉकी एक बार फिर से तैयार हो चुका है और वो दिन आ जाता है जब रॉकी की और डिक्सन की फाइट है। फाइट से पहले डिक्सन रॉकी को बोलता है कि हम दोनों को जख्मी होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी फाइट को संभाल लूंगा, लेकिन तुमने अगर अपने पैतरे मुझ पर आजमाने की कोशिश की या मुझे हराने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉकी कहता है कई लोग यहाँ पर हारने के लिए आते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिक्सन कहता है ये बात कब की, तुम्हारे जमाने की। रॉकी कहता है नहीं, उससे भी बहुत पुरानी। रॉकी अपने शहर फिलाडेल्फिया की शान है और वो अपने पूरे जीवन काल में 2 बार हैवीवेट चैंपियन रह चुका है। फाइट से पहले पॉली रॉकी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, आज उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल दो, अपने अंदर की पूरी आग को बुझा दो। और अब पहला राउंड शुरू हो जाता है। चारों तरफ एक ही नाम होता है और वो होता है रॉकी बैल्बोआ का। पहले राउंड खत्म होने के बाद ये बताया जाता है कि रॉकी ने 13 में से 9 पंचेस डिक्सन को मारे, जबकि डिक्सन ने 69 में से 59 पंचेस रॉकी को मारे। यानी कि रॉकी पर वो हावी रहा, लेकिन फिर भी रॉकी उससे पूरी तरह से मुकाबला कर रहा होता है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड में ये दिखाया जाता है कि रॉकी इतने सारे पंचेस खाने के बाद थका हुआ है और इस राउंड में डिक्सन उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन 10 काउंट पूरे होने से पहले वो उठ जाता है। इसके बाद वो दोबारा लड़ना शुरू करता है, लेकिन एक बार फिर से डिक्सन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है।
रॉकी हिम्मत नहीं हारता, इसीलिए वो एक बार फिर उठता और वो डिक्सन का सामना करता है। डिक्सन का सामना करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, वो बहुत जवान है, वो हाइट में भी लंबा है, इसीलिए वो रॉकी पर पूरी तरह से हावी हो रहा होता है। और एक बार फिर से खड़ा होने के बाद रॉकी पर वो बुरी तरह से पंचेस की बौछार कर देता है। इसी दौरान डिक्सन की एल्बो पर हल्का सा झटका आ जाता है और इस बात का फायदा उठाकर रॉकी डिक्सन पर ताबड़तोड़ पंचेस की बौछार कर देता है और वो उसे जमीन पर भी गिरा देता है। और डिक्सन के पूरे करियर में उसके साथ ये पहली बार हुआ होता है जब वो जमीन पर गिरा है। हालांकि डिक्सन नॉकआउट होने से पहले यानी कि 10 काउंट्स खत्म होने से पहले उठ जाता है और इसके बाद दोबारा से रॉकी उस पर ताबड़तोड़ पंचेस मारता है और इसी के साथ दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। और तीसरा राउंड शुरू होने से पहले रॉकी का बेटा उसके कॉर्नर पर आता है, उसे कहता है कि सब इस मैच को मजाक समझ रहे थे लेकिन अब सब सीरियस है, आप उसे मार सकते हो, मारो उसे। और थर्ड राउंड में भी रॉकी उस पर भारी पड़ता है। एक के बाद एक कई राउंड्स बीत जाते हैं और रॉकी और डिक्सन के बीच में एक कड़ा मुकाबला होता है। और 14 राउंड्स बीतने के बाद रॉकी और डिक्सन दोनों बुरी तरह से थक जाते हैं और अब आखिरी राउंड है। पॉली रॉकी के पास आता है, वो कहता है ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी राउंड है। हर एक चैंपियन, हर एक बॉक्सर, हर एक फाइटर की जिंदगी में एक मुकाबला ऐसा होता है जिसे उसका हमेशा इंतजार रहता है और ये रॉकी की जिंदगी का वही मुकाबला है। अब आखिरी राउंड शुरू होता है और इस राउंड की शुरुआत के साथ ही डिक्सन लगातार रॉकी पर पंचेस मारता है और वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे रॉकी अपने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी रॉकी को अपनी वो बात याद आती है जो उसने अपने बेटे को कही थी कि मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने वार करते हो, मायने ये रखता है कि तुम लगातार वार सहते रहो और आगे बढ़ते रहो और जो तुम्हारी मंजिल है उसे पालो। और इस थॉट के बाद रॉकी एक बार फिर से उठता है और वो डिक्सन से मुकाबला करता है और डिक्सन को लगातार कई पंचेस मारता है। डिक्सन भी जवाबी हमला करता है और दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह से पंचेस मारते हैं और इसी के साथ आखिरी राउंड भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने सोचा था कि ये एक फ्रेंडली मैच होगा जहां पर रॉकी 2 राउंड से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन रॉकी ने डिक्सन की हालत खराब कर दी और पूरे 15 राउंड टिक पाया एक ऐसे बॉक्सर के सामने जो वर्ल्ड चैंपियन है। और यहाँ जितने भी लोग होते हैं सब के सब एक ही नाम ले रहे होते हैं और वो होता है रॉकी बैल्बोआ का। रॉकी डिक्सन को कहता है तुम एक बहुत बड़े चैंपियन हो, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। और ये कहने के बाद रॉकी रिंग से बाहर उतर जाता है। वो जजिस का फैसला भी नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो जो करना चाहता था वो उसने आज कर लिया है। और जब रॉकी बाहर जा रहा होता है तो ये फैसला सुनाया जाता है कि रॉकी कुछ ही पॉइंट से इस मैच को हार गए। इस मैच में डिक्सन की जीत हुई, लेकिन ये सुनने के बाद भी वहां पर कोई भी डिक्सन का नाम नहीं ले रहा होता, सब रॉकी के नाम के ही नारे लगा रहे होते। यानी कि रॉकी ने इस मैच को हार कर भी जीत लिया क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद अगले दिन रॉकी अपनी पत्नी एड्रियन की कब्र में जाता है। वो कहता है तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता, हमने कर दिखाया। और वो अपनी पत्नी की कब्र को चूमकर वहां से चला जाता है। और इस तरह से रॉकी जो एक चैंपियन था आज भी वो एक चैंपियन है, न सिर्फ इसलिए कि उसने इस फाइट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छा पति था, वो एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा इंसान है, वो हर किसी के बारे में सोचता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2000